हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास गोल्डन गर्ल का चौथा एपिसोड लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं गोल्डन गर्ल सुरेंद्र मोहन पाठक एपिसोड नंबर 4। इंस्पेक्टर यादव और उसका दल बल फिर थिएटर पहुंचा। सबसे पहले उसे ये कहानी सुनने को मिली कि मेहताब राय वहां क्यों था, तो पियानो ट्यूनर कहाँ था। उसकी तलाश हुई तो पता चला कि वो थिएटर में नहीं था। फिर पुलिस की रूटीन ड्रिल शुरू हुई। नए कत्ल के वक्त कौन कहाँ था, शो की प्रिंसिपल, कास्ट और क्रू की रोल कॉल सी हुई। विशाल कपूर, उपासना नंदा, चांद शिवपुरी, पूर्णिमा सान्याल, कपिल थापर, सोनिया रैना, विवेक वर्मा, जेसिका रंधावा, मदन पसरीचा, सुजाता मेहरा। दीपक नहीं है, कोई बोला। दीपक कौन? यादव बोला। दीपक सक्सेना। थापर बोला, शो का साइड हीरो कहाँ गया? यहीं होना चाहिए था। पसरीचा चिंतित भाव से बोला, सिर्फ 1 घंटा तो रह गया है शो में। शो? यादव सख्ती से बोला, लाश की मौजूदगी में। आई एम सॉरी। ये थापर बोला, जल्दी नहीं हटाई जा सकती? नहीं हटाई जा सकती जब तक पुलिस कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। ऑर्केस्ट्रा पिट पर, स्टेज पर पुलिस का कब्जा समझिए। राइट। बाकी लोगों को भी समझाइए, सब समझते हैं। और अपने साइड हीरो को तलाश कीजिए। मुझे अंदेशा है कि वो भी कहीं मरा न पड़ा हो। थापर ने पसरीचा की तरफ देखा। पसरीचा ने अपने सहायक की तलाश में भीड़ पर निगाह डाली। खुराना? उसके मुंह से निकला। खुराना कहाँ गया? क्या वो भी दीपक की तरह? मैं यहाँ हूँ, खुराना बोला। अरे कहाँ हो, सामने आओ। खुराना पसरीचा के करीब पहुँचा। जाके दीपक सक्सेना को तलाश करो, पसरीचा ने आदेश दिया। वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, यहाँ लेकर आओ। जाओ, जल्दी करो। लेकिन खुराना के कहीं जाने की जरूरत न पड़ी। तभी शो के साइड हीरो दीपक सक्सेना के वहां कदम पड़े। उसकी आंखों में मद के डोरे तैर रहे थे और चेहरा तमतमा रहा था। हेलो एवरीबॉडी, वो चहका। व्हाट्स गोइंग ऑन? कहाँ चले गए थे? थापर ने गुस्से से पूछा। कहीं नहीं, कुछ दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बाहर कार में बैठा हुआ था। तुम टुन्न हो? अरे नहीं बॉस, दोस्तों के साथ कंपनी की खातिर एक आध घूंट लगाया है बस। तुम टुन्न हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वो झूमता सा बोला। आपको मेरी परफॉर्मेंस में फर्क लगे तो इल्जाम लगाना। आज शो नहीं होने वाला। क्यों? थापर ने जवाब न दिया। उसने असहाय भाव से कंधे उचकाए। ऐसा ये आम करता है? यादव ने पूछा। थापर ने इनकार में सिर हिलाया। लिहाजा शो से पहले किसी अहम अदाकार का ड्रिंक किए होना बड़ी बात है? ड्रिंक किए होना बड़ी बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शो से पहले स्टेज आर्टिस्ट छोटा मोटा घूंट या कस लगाते ही रहते हैं। ड्रंक होना बड़ी बात है। फिर यादव दीपक सक्सेना की ओर बोला, टुन्न क्यों हो? सर, आई अगेन ऑब्जेक्ट, वो बोला। आई एम नॉट। शट अप। उसने हड़बड़ाकर यादव की तरफ देखा। बोलने के लिए मुंह खोला। यादव की खा जाने वाली निगाह अपने पर टिकी पाई तो सहम कर होंठ भींच लिए। तुम्हारी इतनी विस्की पीने की मजाल इसलिए हुई? यादव सख्ती से बोला, क्योंकि तुम्हें मालूम था शो नहीं होने वाला। शो नहीं होने वाला तो थापर साहब भी बोले। वो दबे। इस बार कदरन सुसंयत स्वर में बोला, लेकिन मुझे मालूम था। मुझे मालूम था? हाँ, कैसे मालूम था? और शो क्यों नहीं होने वाला? वजह तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम बॉस, मालूम होती तो पूछता। मैं कौन हूँ? आप पुलिस ऑफिसर हैं। वही पुलिस ऑफिसर हैं जो सोमवार को भी यहाँ थे जब अंतरा पुअर गर्ल मे हर सोल रेस्ट एंड पीस। मैं अब यहाँ क्यों हूँ? उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। क्या इसलिए कि तुम्हारे शो में मुझे भी रोल मिल गया है और मैं कॉस्ट्यूम पहने हूँ? नहीं। तो
ओह माय गॉड, कहीं फिर? हाँ फिर, और जो फिर हुआ वो तुमने किया। क्या हुआ? पहले कत्ल किया और जाकर विस्की चढ़ा ली, ताकि ये लगता कि कत्ल के वक्त तुम कहीं और थे और कुछ और कर रहे थे। कत्ल? कत्ल? इसके सिर पर पानी की बाल्टी पलटो, तभी इसे होश आएगा। लेकिन वैसा करने की जरूरत न पड़ी। पसरीचा ने उसकी बाह पकड़कर जबरन उसका रुख आर्केस्ट्रा पिट की तरफ घुमा दिया, तो वैसे ही उसका नशा हिरण हो गया। ये वो फटी फटी आंखों से आर्केस्ट्रा पिट की ओर देखता हुआ बोला, मेहताब राय मरा पड़ा है? हाँ, यादव बोला। पियानो वायर से फांसी लगाकर मर गया? मार डाला गया। किसी ने पियानो वायर इसकी गर्दन से लपेटी और नीचे से स्टूल को धक्का दे दिया। ओह माय गॉड, किसने? तुमने। और अब तुम टुन्न होने की ओट में ये जाहिर कर रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ। नो नो नेवर। तुम साबित कर सकते हो, तुम कार में बैठे विस्की पी रहे थे। नहीं। ओ माय गॉड, क्यों? दोस्त चांद पर चले गए? मैं दोस्तों के साथ नहीं था। तो किसके साथ थे? एक लड़की के साथ था। मेरी फैन थी, काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। करीब ही भगवान दास रोड पर वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। आज मुझे हॉस्टल में अपने साथ ले गई। वहीं तफरीह हुई जो कि आपे से बाहर हो गई। उसने बेचैनी से पहलू बदला और सिर झुका लिया, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसीलिए लेट हो गया। लड़की का नाम बोलो, रूम नंबर बोलो। वो तो मैं बोल दूंगा बॉस, लेकिन? क्या लेकिन? अच्छे घर की लड़की है, गैर शादीशुदा है। वहाँ लड़कियों का मेल फ्रेंड्स को अपने कमरे में ले जाना मना है। मैं चोरों की तरह वहाँ पहुँचा था। वो क्या अपनी जुबानी कबूल करेगी कि मैं तफरीह के लिए उसके कमरे में उसके साथ मौजूद था, वो भी जब मामला एक कत्ल का है? देखेंगे। नाम बोलो, कमरा नंबर बोलो। बॉस, मैं सच कहता हूँ, मैं। अभी गिरफ्तार होना चाहते हो? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर जो पूछा गया है उसका जवाब दो। मरता क्या न करता के अंदाज में उसने जवाब दिया। यादव उस बाबत अपने मातहत सब इंस्पेक्टर को हिदायत देने लगा। मैं खुराना के करीब सरक गया। अब क्या कहते हो? मैं दबे स्वर में बोला। किस बाबत? वो भी वैसे ही बोला, मेहताब राय की बाबत, जिसके एक्शन तुम्हें संदिग्ध लगते थे और जिसकी वजह से तुम्हारा ख्याल था कि वो अंतरा का कातिल था। वो खामोश रहा। अब तो वो खुद कत्ल हो गया। अब क्या ख्याल है? ख्याल तो वही है अभी भी। कत्ल कराने वाला कोई और होगा, करने वाला मेहताब राय होगा। हाँ, क्योंकि नाइफ थ्रोअर तो वो ही था, इस काम का स्पेशलिस्ट तो वो ही था। इतनी एक्यूरेसी से खंजर चलाना और किसी के बस का काम नहीं था। किसी ने उसे कत्ल के लिए तैयार किया। हाँ, और अब उसका मुंह बंद करने के लिए उसका कत्ल कर दिया। ख्याल बुरा नहीं, पुलिस पर जाहिर करोगे? तुम पर जाहिर कर दिया, अब तो तुम ही नहीं बाज आने वाले। आज तो शो होने से रहा, आगे क्या होगा? मेहताब राय की वजह से कह रहे हो? हाँ, उसका शागिर्द है ना, वो कर लेगा। लिहाजा मेहताब राय की मौत और किसी का नुकसान हो तो हो, शो का कोई नुकसान नहीं। वो चुप रहा। तुमने शो मस्ट गो ऑन नहीं कहा? वो परे देखने लगा। तभी पियानो ट्यूनर वहां पहुंचा। उसने पुलिस को देखा, पुलिस के साथ मौजूद भीड़ को देखा, आर्केस्ट्रा पिट में पियानो के सामने मौजूद मेहताब राय की लाश को देखा, तो उसके छक्के छूट गए। क्या हुआ? उसके मुंह से निकला। तुम कहाँ चले गए थे? थापर गुस्से से बोला। अपनी शॉप पर गया था। ये, उसने अपना दायां हाथ आगे किया जिसमें एक सफ़ेद आइवरी की और एक लीवर थमा हुआ था, पुर्जा लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से मिला। ये कौन है? यादव ने पूछा। थापर ने बताया, उसकी वहाँ मौजूदगी की वजह भी बताई और ये भी बताया कि पियानो की मरम्मत के दौरान मेहताब राय उसके साथ था। क्या नाम है तुम्हारा? यादव ने स्वभावगत कर्कश स्वर में पूछा। भैरवनाथ। शॉप कहाँ पर है? कश्मीरी गेट पर, लाहौर म्यूजिक हाउस के नाम से। मकतूल हर वक्त तुम्हारे साथ था? हर वक्त नहीं,
मसलन उसी वक्त नहीं था जब ये साहब, उसने मेरी तरफ इशारा किया, उसे पूछते आए थे। तब कहाँ था? पता नहीं, मुझे अभी आता हूँ बोल के गया था। ये बोल के नहीं गया था कहाँ जा रहा था। लौटा था अभी? उल्टे पाँव तो नहीं लौटा था। तो कितनी देर में लौटा था? मुझे ध्यान नहीं, मैं अपने काम में मशगूल था, इसलिए वक्त का कोई अंदाजा नहीं। बहरहाल लौटा तुम्हारे सामने था। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर चला गया था। वजह? वजह क्या होगी? बोर हो रहा था, जमाइयाँ ले रहा था। उसका यहाँ कोई काम तो था नहीं। उसने तो बस ये देखना था कि पियानो ठीक हो गया था और फिर मुझे पेमेंट करानी थी, या बड़ी हद ज़रूरत पड़ने पर मुझे कोई मदद मुहैया करानी थी। मदद की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के दौरान इधर कोई आया था? इन साहब के सिवाय, उसने फिर मेरी तरफ इशारा किया, कोई नहीं आया था। आया होता तो तुम्हें खबर लगती? मुझे शायद न लगती, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा पिट स्टेज के फ्लोर लेवल से बहुत नीचे है। लेकिन मेरे ख्याल से उसने लाश की तरफ निगाह डाली और एक झुरझुरी ली। मेहताब राय को जरूर लगती। बावजूद इसके मैं बोला कि तब स्टेज पर अंधेरा था। बिल्कुल अंधेरा नहीं था। पिट में पियानो के पास की जो फुट लाइट जल रही थी, उनकी रोशनी रिफ्लेक्ट होके स्टेज पर पहुंच रही थी। सारी स्टेज पर? सारी पर तो नहीं, स्टेज तो बहुत बड़ी है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। जब तुम यहाँ से गए थे, यादव ने पूछा, तब मेहताब राय कहाँ था? वो सोचने लगा। यहाँ नहीं था। फिर वो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे बिना खबर किए यहाँ से चले गए थे? जाती बार खबर करके नहीं गया था, क्योंकि तब वो यहाँ था नहीं। लेकिन ये मैंने उसे बराबर बोला था कि मुझे कोई पुर्जे लेने शॉप पर जाना पड़ सकता था। कब बोला था? शुरू में ही, आके पियानो का मुआयना करते ही। बहरहाल तुम उसकी गैरहाजिरी में यहाँ से गए थे? हाँ, तुम्हें खबर करके जाना चाहिए था। उसे खबर थी कि मैंने जाना था। जाती बार खबर करने के लिए मैं कहाँ ढूंढता उसे? और फिर यूं जो वक्त की बर्बादी होती, उसका भी तो ख्याल कीजिए। आप इस बात को भी तो खातिर में लाइए कि पियानो का शो टाइम से पहले ठीक हो जाना जरूरी था। थापर का सिर सहमति में हिला। उसे यहीं टिकना चाहिए था। वो धीरे से बोला, इसीलिए तो मैंने उसे इसके साथ अटैच किया था, ताकि काम न लटके, बावक्त ज़रूरत कोई कोताही ना हो। ये आया गया वाला रवैया, आई एम सॉरी टू से, उसे अख्तियार नहीं करना चाहिए था। जनाब, वो आपका आदमी था, भैरवनाथ बोला। मेरा तो उस पर कोई जोर नहीं था ना, जो मैं उसे यहाँ रोके रख पाता। ठीक है, यादव सख्त बेसब्रेपन से बोला। भैरवनाथ खामोश हो गया। ये पियानो वायर जो मकतूल की फांसी बनी, बाहर क्यों लटक रही है? मैं ही इसे ऐसे छोड़ के गया था, भैरवनाथ बोला। इसी के साथ तो पुर्जा जोड़ना था। लाश के वजन से ये टूटी क्यों नहीं? पियानो वायर बहुत मजबूत होती है साहब, थोड़े की ये नहीं टूटती। ये बात कातिल को भी जरूर मालूम होगी, तभी तो उसे पियानो वायर को फांसी के फंदे की तरह इस्तेमाल करना सूझा। यानी कि थापर बोला, कातिल कोई ऑर्केस्ट्रा का आदमी होगा? जरूरी नहीं, वो कोई शो का आदमी भी हो सकता है। बहरहाल जो कोई भी वो था, बाखूबी जानता था कि पियानो वायर कितनी मजबूत होती थी। मे बी यू आर राइट। इसी वजह से आप सब लोग फिर सस्पेक्ट हैं, इसलिए कोई कहीं खिसक जाने की हिम्मत ना करे। तमाम सिर सहमति में हिले। अब जो देवियां और सज्जन पियानो वायर की इस गैर मामूली मजबूती से वाकिफ हैं, वो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। मैंने देखा महिलाओं में से केवल उपासना नंदा का हाथ खड़ा हुआ और पुरुषों में से विशाल कपूर को छोड़कर सबके हाथ खड़े हुए। यादव की निगाह पैन होती हुई उठे हुए हाथों के मालिकान की सूरतों पर घूमी और फिर वो बोला, थैंक यू। हाथ झुक गए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? भैरवनाथ बोला। आज शो नहीं होगा, पसरीचा बोला, कल आना। भैरवनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। उसने हाथ में थमे पुर्जे पियानो पर रख दिए। वो ऑर्केस्ट्रा पिट के सामने स्टेज के फर्श के किनारे पर पड़े अपने टूल बॉक्स पर झुका। उसने उसके ऊपर के दोनों फ्लैप आपस में मिलाए
तो एक क्लिक की आवाज़ से ताला बंद हुआ। उसने टूल बॉक्स उठाया और खामोशी से वहाँ से रुखसत हो गया। बाई द वे, पीछे यादव मेरी तरफ घूमा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेहताब राय के बुलावे पर आया था। मैं बोला। क्या चाहता था? मेरे से मिलना चाहता था। अरे क्यों क्यों मिलना चाहता था? बताया नहीं, बोला मुलाकात पर बताएगा। उसने खास तुम्हें फ़ोन किया तो मुलाकात की बाबत कुछ तो बोला होगा। नहीं बोला था। तुम्हारा खुद का भी तो कोई अंदाज़ा होगा इस बाबत। मेरा अंदाज़ा ये है कि उसे अंतरा के कत्ल के बारे में कोई बात सूझी थी। ऐसी कोई बात थी तो उसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। तुम्हें क्यों किया? पता नहीं क्यों किया। जिंदा होता तो बताता। उसने संदिग्ध भाव से मुझे घूरा। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम कुछ छुपा रहे हो, वो बोला। तुम्हारे से? पुलिस से मेरी सहमत आई है। पहले कत्ल की बाबत कभी न कभी मेहताब राय से जरूर तुम्हारी कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी एक्सटेंशन के तौर पर उसने तुम्हें फ़ोन किया। नहीं, पहले तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हुई थी। हुई थी, बराबर हुई थी। औरों से हुई थी इसलिए उससे भी हुई थी, लेकिन हासिल सिफर था। कोई नई, कोई खास बात वो नहीं कह सका था, सिवाय इसके कि खंजर फासले से फेंका गया हो सकता था, जो कि तुम जानते हो कि मुमकिन नहीं था। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तुमसे फिर बात करूँगा। इधर ही रहना कोहली, जाना नहीं। जो हुक्म। वो घूमकर अपने टेक्नीशियनों से बात करने लगा। मैं उसके सामने से हट गया। तभी मेरी निगाह सुजाता मेहरा से मिली। उसने एक बार सावधानी से दाएं बाएं देखा और फिर निगाहों से गलियारे की तरफ देखा। मैंने सहमति में सिर हिलाकर जताया कि मैं उसका मंतव्य समझ गया था। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट होंठों से लगाया। करीब खड़े थापर ने विचित्र भाव से मेरी तरफ देखा। मे बी यू आर राइट। सिगरेट वापस हाथ में लेता मैं बोला, मुझे इस घड़ी यहाँ सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वो खामोश रहा। मैं यूं परे सरका जैसे मुझे धूम्रपान के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश हो। सुजाता गलियारे के दरवाजे के करीब पहुंची और उसे खोलकर भीतर दाखिल हो गई। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। किसी की तवज्जो उधर न गई। मैंने कुछ क्षण इंतजार किया और फिर धीरे धीरे सरकता बंद दरवाजे के करीब पहुंचा। मैंने स्टेज की तरफ निगाह दौड़ाई तो पाया कि तकरीबन सबकी पीठ मेरी तरफ थी। गुड। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, भीतर सरका और पीछे पूर्ववत दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने घूमकर सामने निगाह डाली तो लंबा गलियारा खाली पाया। कहाँ गई? इधर। तभी मुझे फुसफुसाती सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे दाईं ओर के एक अधखुले दरवाजे के पीछे से अपनी तरफ झांकते पाया। तत्काल मैं उधर बढ़ा। मैं करीब पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और मेरे भीतर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई तो पाया कि वो एक छोटा सा कमरा था जहां 2 दीवारों के साथ सोफे लगे हुए थे और तीसरी के करीब एक टीवी पड़ा था। उसने मेरी बाह थामी और मुझे एक सोफे के करीब ले आई। हम दोनों अगल बगल बैठ गए। क्या है? मैंने उत्सुक भाव से पूछा। बहुत खतरनाक बात है, वो फुसफुसाती सी बोली। जुबान पर लाते दहशत होती है। क्या बात है? और जरा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने देखा, मैंने सब देखा। क्या? क्या देखा? कत्ल होता। मैं बुरी तरह से चौंका। क्या कह रही है? मैंने कत्ल होते देखा, लेकिन मेरे सामने जो हुआ था वो स्टेज पर हुआ था या बालकनी में हुआ था? बालकनी, जो स्टेज के पिछवाड़े में बनी हुई है, जो सेट का हिस्सा है। अच्छा, वो बालकनी? हाँ, बाद में लाश ऑर्केस्ट्रा पिट में पता नहीं कैसे पहुंच गई। सुजाता, जरा अपने हवास काबू में कर और ठीक से बता, तूने क्या देखा था, क्यों कर देखा था? वो कुछ क्षण खामोशी से लंबी सांसें लेती रही और फिर बोली, मैं जब से यहाँ पहुँची थी मुझे मेहताब राय की एक बात बहुत खटकती थी। वो किसी न किसी बहाने, कई मर्तबा बिना बहाने भी खाली स्टेज पर निगाह रखता था, यूं जैसे कि उसे किसी के वहाँ चुपचाप पहुँचने की उम्मीद हो। बुधवार से ही मैं ऐसा देख रही थी। शो से पहले गलियारे का
स्टेज की ओर का ताला खुलने के बाद और शो के बाद उसके बंद होने तक वो खाली स्टेज की निगाहबीनी करता था। इस सिलसिले में आज उसका काम आसान हो गया था क्योंकि उसने पियानो ट्यूनर के साथ रहना था। रहा तो ना, अभी पियानो ट्यूनर ने जो कहा था वो तुमने सुना ही होगा। आया गया ही होता रहा वो वहाँ से। मैंने एक क्षण ठिठक कर सोचा और फिर बोला, शायद इसलिए कि स्टेज खाली नहीं थी, पीछे पियानो ट्यूनर मौजूद था। वो पेट में था। उसकी मुकम्मल तवज्जो पियानो की तरफ थी। उसने एक बार भी स्टेज की ओर निगाह नहीं उठाई थी। फिर सुधीर, वहां से मेहताब राय की गैर हाजिरी की वजह से न जाने क्यों मुझे लगा था कि कोई वहां आने वाला था, कोई ऐसा शख्स जिसकी आमद का मेहताब राय को बुधवार से इंतजार था। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मेहताब राय की स्टेज में दिलचस्पी की कोई और वजह हो सकती है, लेकिन तू अपनी बात कह। मेहताब राय के वहां से गायब होते ही मैं चुपचाप स्टेज पर पहुंची। दबे पांव चलती बाएं विंग में मौजूद लोहे की गोल सीढ़ियों तक पहुंची और उनके रास्ते ऊपर कैटवाक पर चढ़ गई। कैटवाक पर क्यों? क्योंकि वहां से स्टेज का हर कोना खुदरा दिखाई देता था। ठीक फिर मेरे 5 मिनट के इंतजार के बाद ही वहां कोई आया। शायद मेहताब राय ही वापस लौटा था। बिल्कुल नहीं, यहाँ सिर्फ मेहताब राय ही एक शख्स है जो सिर से गंजा है और हैंडल बार जैसी मूछें रखता है। इन दोनों बातों की वजह से वो मील से पहचाना जा सकता है। वो मेहताब राय नहीं था तो कौन था? मुझे नहीं मालूम। कैट वॉक स्टेज के फ्लोर से कम 25 फुट ऊपर है। ऊपर से स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा पिट से रिफ्लेक्ट होती रोशनी बहुत मामूली मालूम पड़ती थी। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो नोट किया होगा, जैसे कि कद काट कैसा था। आम था, न लंबा न छोटा, न मोटा न पतला। कास्ट और क्रू में ऐसे दर्जनों लोग हैं। खलवाट खोपड़ी और मूछों को नज़रअंदाज करो तो खुद मेहताब राय ऐसा है। आगे बढ़। स्टेज पर पहुंचकर क्या किया उस आदमी ने? वो खामोशी से बालकनी की तरफ बढ़ा। वो उसके पिछले हिस्से में पहुंचा और दबे पांव उसकी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बालकनी में पहुंच गया। क्या करने? किया तो कुछ बराबर उसने वहां, लेकिन मुझे दिखाई न दिया। मैं कैटवॉक पर एन बालकनी के ऊपर थी, लेकिन फिर भी दिखाई न दिया। बालकनी में पड़ी इकलौती कुर्सी के करीब वो मुझे उकड़ू दिखाई दिया था, लेकिन उकड़ू होकर वो क्या कर रहा था मुझे पता नहीं लगा था। एन ऊपर की मेरी पोजीशन से मेरे लिए उसका अपना ही जिस्म उसकी ओट बन गया था। कैटवॉक पर दाएं बाएं सरक कर देखा होता, कोशिश की थी, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया था। खैर फिर एकाएक मेहताब राय वहां पहुंच गया। स्टेज पर, बालकनी पर। ओह, मेरी तवज्जो इस कदर उस दूसरे शख्स की तरफ थी कि मुझे खुद पता नहीं लगा था कि वो कब वहां पहुंचा था। वो तो जैसे जादू के जोर से एकाएक वहां प्रकट हुआ था और बालकनी में दूसरे शख्स के सिर पर पहुंच गया था। मुझे यकीन है कि उस दूसरे शख्स को भी उसकी तब तक आहट नहीं मिली थी जब तक कि मेहताब राय उसके सिर पर नहीं आन खड़ा हुआ था। फिर पलक झपकते वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कुछ देर वो ही सिलसिला चला। फिर एकाएक मेहताब राय दूसरे शख्स की पकड़ से छूट गया और सीढ़ियों की तरफ भागा। दूसरे शख्स ने बालकनी से नीचे स्टेज पर छलांग लगा दी और बीच स्टेज में उसके सिर पर जा पहुंचा। उसके हाथ में कुछ था जिसका वार उसने मेहताब राय की खोपड़ी पर किया। मैंने मेहताब राय को दोनों हाथों से सिर थामे देखा। वो कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर ऑर्केस्ट्रा पिट के करीब फर्श पर ढेर हो गया। मर गया? और क्या? फिर तूने क्या किया? तब एकाएक मुझे सूझा कि अगर उस हत्यारे को पता चल जाता कि मैं ऊपर कैटवॉक पर थी तो यकीनन वो मुझे भी मार डालता। चश्मदीद गवाह कौन छोड़ता है? तब मुझे यही सूझा कि मुझे फौरन वहां से निकल जाना चाहिए था। मैंने जो सूझा उस पर अमल किया। खुदा का शुक्र है कि हत्यारे को मेरी खबर न लगी। तेरे वहां से खिसक आने तक हत्यारा वहीं था? हाँ। क्यों? कत्ल के बाद भी वो वहां क्यों टिका रहा? वो खामखा वहां नहीं आया था, कुछ करने आया था। और जो वो करने आया था, मेहताब राय की आमद से
उसमें विघ्न पड़ गया था। उसने अपना अधूरा काम भी तो पूरा करना होगा ना। क्या अधूरा काम? मैं बड़बड़ाया। क्या पता। सुजाता माई लव, तूने कमाल का काम किया। इतनी दिलेरी दिखाई कि उसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन काश तू थोड़ी देर और कैटवॉक पर टिकी होती। मैं और वहां टिकती तो या तो शौक से मर जाती या वो मुझे मार डालता। मे बी यू आर राइट देयर। मुझे अभी कब तक यहाँ टिकना पड़ेगा? क्यों पूछती है? तू तो एंजॉय कर रही है, तुझे तो मजा आ रहा है। अब नहीं आ रहा, अब दहशत हो रही है। दहशत? मेरी अक्ल ये कहती है कि मेहताब राय का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो अंतरा के कत्ल की बाबत कुछ जानता था। अब मेरा कत्ल इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं मेहताब राय के कत्ल की बाबत कुछ जानती हूँ। कातिल नहीं जानता कि तू जानती है। ये कोई खास तसल्ली नहीं। मुझे क्या पता कातिल क्या जानता है क्या नहीं जानता। मुझे क्या पता जो वो नहीं जानता वो आगे चलकर जान नहीं लेगा। सुधीर, मुझे डर लगता है। अरे खामखा डरती है? मुझे डर लगता है। बहुत हो चुकी तफरीह। अब यहाँ से मेरी छुट्टी कराओ प्लीज। मैं मुलाहजे में नहीं मारी जाना चाहती। ओके ओके। क्या ओके? मेरी यहाँ से छुट्टी? मेरी तरफ से। पुलिस भी कर दे तो छुट्टी। मेरी अभी छुट्टी कराओ। वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारा यार है, तुम उसे समझा सकते हो कि मैं। माई लव, हुस्न वालों की तरह पुलिस वाले भी किसी के यार नहीं होते। यार हो भी जाएं तो वफादार नहीं होते। मजाक मत करो। आई एम सीरियस। मैंने उसको तुम्हारी असलियत बताई तो फिर ये राज राज नहीं रहेगा कि तुम यहाँ मेरे भेदिए की तरह काम कर रही हो। फिर अपने कत्ल का जो अंदेशा तुम्हें यहाँ थिएटर में है वो थिएटर के बाहर भी बन जाएगा। ओ माय गॉड। इसलिए पुलिस से फारिग होने तक इंतजार करो। सो तो आज होना नहीं है। पुलिस की ओके होते ही चल देना और फिर कभी लौट कर ना आना। ओके? उसने हिचकते हुए सहमति में सिर हिलाया। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। जुबानी शाबाशी के साथ साथ मेरे तजुर्बेकार हाथ ने उसे असली शाबाशी भी दी। आओ अब चलें। सहमति में सिर हिलाती वो उठी। हम दोनों वहां से बाहर निकले। बाहर सोनिया रैना खड़ी थी। तू जा, मैं दबे स्वर में बोला। वो स्टेज की ओर के दरवाजे की ओर बढ़ चली। सोनिया उसे जाता देखती रही। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया तो वो मेरी ओर घूमी। हेलो, मैं मुस्कुराता हुआ बोला। यू? नथने फुलाती वो बोली। यू? वही वही, बिल्कुल 100%। हरामी, कमीना, नासुकरा, फंदेबाज, हरजाई। और कुछ कहना चाहो तो वो भी, लेकिन यकीन जानो जो कहोगी नाजायज कहोगी। अच्छा हाँ, उसके साथ कमरे में क्या कर रहे थे? बातें। बातें? माई फोर्ट। उस लड़की के बारे में और उस लड़की को लेकर मेरे बारे में तुम्हें बहुत मुगालता है। क्या मुगालता है? जो मैं दूर कर सकता हूँ करो, इस वादे के साथ कि बात को अपने तक ही रखोगी। अब कुछ कहो भी। सुनो, वो लड़की गोल्डन गर्ल होने की वजह से मेरी वाकिफ नहीं है, मेरी वाकिफ होने की वजह से गोल्डन गर्ल है। क्या मतलब? मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, वो लड़की मेरी इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है। क्या? मेरी सहयोगिनी है जिसे कि मैंने बाकायदा षड्यंत्र करके बतौर गोल्डन गर्ल यहाँ प्लांट किया है। अब समझ में आया कुछ? वो भौचक्की सी मेरा मुंह देखने लगी। वो हमारे बीच तुम्हारी जासूस है? हाँ। सिर्फ इसलिए तुम्हारी उससे खुसर पुसर है? हाँ, सबूत के तौर पर आज के बाद वो यहाँ नहीं होगी। कमाल है, औरतों में सबसे बड़ी खराबी यही होती है, कूद कर हर नतीजे पर पहुँचती हैं। आई एम सॉरी। उसकी मदद से जाना कुछ? हाँ। क्या? अभी ये बताना मुनासिब न होगा। अब बोलो, संकट का समाधान हो गया या मैं जहन्नुम में पहुंचूं? हो गया। गुड। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। जैसे तुमने कहा था कि अंतरा यहाँ मर्दों को भाव नहीं देती थी, ऐसा रवैया उसका औरतों की तरफ तो ना होगा, वरना वो तुम्हारी ही सखी ना होती। वो तो है। ऐसी और किससे बनती थी उसकी? उपासना नंदा से। उपासना नंदा शो में कब से है? मेरे से पहले से है। कितना पहले से है नहीं मालूम।
अंतरा भी तुम्हारे से पहले से थी। इस लिहाज से उपासना नंदा की तो वो पुरानी वाकिफ हुई तो सही। मैं उपासना नंदा से बात करना चाहता हूँ, मेरी कोई मदद कर सकती हो? मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे जैसे स्मार्ट नौजवानों से बतियाना उसकी हॉबी है। मुझे स्मार्ट बोलने का शुक्रिया, फिर भी कोई दिक्कत पेश आए तो बोलना। अभी स्टेज पर ही है वो? नहीं, ऊपर अपने रूम में चली गई, बाकी सब भी चले गए। उस इंस्पेक्टर ने फिलहाल सबको फारिग कर दिया है। मैं भी जा ही रही थी कि तुम्हें उस लड़की के साथ इस कमरे में से निकलते देखा। स्टेज पर अब कोई नहीं है, सारे के सारे पुलिस वाले हैं और शो के प्रतिनिधि के तौर पर खुराना है। उपासना नंदा का कमरा कहाँ है? तीसरी मंजिल पर 5 नंबर। तीसरी मंजिल पर 5 नंबर, मैंने याद करने के अंदाज से दोहराया और फिर बोला, मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ, मैं तो तुम्हारी वजह से रुक गई थी। नो हार्ड फीलिंग्स? नो, यू टेल मी। मेरी फीलिंग्स हार्ड है या नहीं, ये तो तुम्हें आजमा के देखना पड़ेगा। आजमा के? जिसके लिए कि ये मुनासिब जगह नहीं। वो हंसी लिप्सा से लबरेज रंगीन हंसी पास्टर्ड, वो बोली, तारीफ का शुक्रिया। वो घूमी और कूल्हे झुलाती शायद मेरी दीद के लिए गलियारे में आगे बढ़ गई। मैं स्टेज पर पहुंचा। वहां से शो से संबंधित सब लोग वाकई रुखसत किए जा चुके थे और ऑर्केस्ट्रा पिट में से लाश हटाई जा चुकी थी। कहाँ चले गए थे? मुझ पर निगाह पड़ते ही यादव भुनभुनाता सा बोला, यहीं था। मैं सहज भाव से बोला, यहाँ स्टेज पर? थिएटर की अनेक्सी में। वहाँ क्या कर रहे थे? एक लड़की पड़ गई थी, उसके साथ जरा तफरीह कर रहा था। इस हाल में तुम्हें तफरीह सूझती है? हाल की मुझे क्या प्रॉब्लम है? मरने वाला क्या मेरा कोई सगे वाला था जिसके सिरहाने बैठ के मुझे बिलाप करता होना चाहिए था? बहुत कमीने हो भैया। तुम्हारी जुबान में एक मुहावरा है जो लगता है तुम्हें ही निगाह में रख के गढ़ा गया था। क्या? कोई मरे चाहे जिए, सुथरा घोल बतासा पिए। मैं हंसा। किस फिराक में हो? मुझे घूरता वो बोला, तुम्हें मालूम ही है किस फिराक में हूँ। इस घड़ी किस फिराक में हो? बताता हूँ। सख्त हाकिम के सामने जुबान बंद तो नहीं रख सकता ना मैं, इसलिए बताता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें भी कबूल करनी होगी। क्या? क्या शर्त? मेरी जानकारी का सोर्स नहीं पूछोगे। कोई खास ही बात जान गए मालूम पड़ते हो। मुझे तो खास ही लग रही है, तुम्हें भी लगे तो बात है। अब बोलो क्या बात है? पहले तुम बताओ, लाश के मुआयने से कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, सिवाय इसके कि पियानो वायर की फांसी से उसकी जान गई। कोई चोट उसके जिस्म पर नहीं पाई गई। सिर पर एक घूमड़ था जो शायद तब बना था जब स्टूल को ठोकर मारकर उसके नीचे से खिसका दिया गया था और पियानो वायर के साथ झूलता उसका सिर पियानो से टकरा गया था। वो घूमड़ यूं नहीं बना था। उसने फिर मुझे घूरा। तो कैसे बना था? उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था जिससे वो बेहोश हो गया था। उसकी बेहोशी की हालत में उसके हत्यारे ने उसे वो फांसी दी थी जिसका जरिया इत्तेफाक से पियानो वायर की सूरत में उसके सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कैसे मालूम? उसने पूछा। एक चश्मदीद गवाह है। कौन? नाम बताने में उसकी जान को खतरा है। उसका नाम उजागर हो गया तो हत्यारा उसे भी मार डालेगा। मुझे तो बताओ। बता दूंगा। कब? जब हत्यारा पकड़ा जाएगा। कोहली, गवाह की जानकारी मैं जबरदस्ती तुमसे कबूलवा सकता हूँ। शायद कबूलवा लो, आखिर हाकिम हो। लेकिन फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि वादा सिकन हाकिम हो। उसने उस बात पर मनन किया। एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है यादव साहब, मदद से मदद होती है। वो नर्म पड़ा। और क्या देखा तुम्हारे चश्मदीद गवाह ने? वो बोला। कैसे देखा, कहाँ देखा, तफसील से बताओ। मैंने बताया। वो बोला। उसकी निगाह स्वमेव ही बालकनी की तरफ उड़ गई। ये बालकनी शुरू से मुझे खटकती थी। मैं धीरे से बोला, लेकिन खटकने की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। हत्यारे का बालकनी में लौटना इस बात का सबूत है कि वहाँ कोई भेद है।
वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर निर्णायक स्वर में बोला, आओ। वहाँ अंधेरा है, मैंने चेताया। स्टेज की बत्तियां जलवाते हैं, प्रचार होगा, हत्यारे को खबर लग जाएगी कि पुलिस की तवज्जो बालकनी की तरफ है। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपने एक मातहत को एक टार्च का इंतजाम करने का हुक्म दिया। टार्च मुहैया हुई तो हम दोनों बालकनी पर पहुंचे। टार्च की रोशनी में बालकनी का मुआयना किया गया। कहीं कोई तवज्जो खींचने वाली बात दिखाई न दी। कुर्सी, एकाएक मैं बोला। उसने वहां पड़ी इकलौती कुर्सी को देखा जो कि आबनूस की भारी लकड़ी की बनी हुई थी और पॉलिश से चमक रही थी। उसकी सीट की लाल मखमल की गद्दी उसके पाए के साथ लगी खड़ी थी। क्या कुर्सी? यादव बोला। कुशन नीचे पड़ा है। तो क्या हुआ? यहाँ इतनी हाथापाई हुई बताते हो, कुर्सी को धक्का लगा होगा, कुशन नीचे जा गिरा होगा। कुशन गिरा नहीं हुआ, एक पाए के साथ टिकाया हुआ है, इत्तेफाक से यूं गिरा होगा। मैंने कुर्सी को आजमाया। ये बहुत भारी है, छोटे मोटे धक्के से अपनी जगह से हिलने वाली भी नहीं। क्या कहना चाहते हो? कुशन गिरा नहीं है, उठा के रखा गया है। तो जरा टार्च मुझे दो। टार्च लेकर उसकी रोशनी मैंने कुर्सी की सीट पर डाली और गौर से उसका मुआयना किया। देखो, फिर मैं उत्तेजित स्वर में बोला, ये 3 गुणा 12 की एक आयत सी बनाते 4 सुराख देखो। ये ताज़ा ड्रिल किए सुराख हैं। गौर से देखोगे तो तुम्हें लकड़ी का बहुत महीन बुरादा भी दिखाई देगा। है, गौर से देखता वो बोला। क्या मतलब हुआ इसका? पेचों के सहारे यहाँ कोई चीज फिट थी जिसे पेच खोलकर हाल ही में उतारा गया है और ऐसा करने के लिए ही इस पर से कुशन को उठाकर पाए के साथ टिकाया गया था और हड़बड़ी में, बेध्यानी में वापस नहीं रखा गया था। कुर्सी की सीट पर क्या फिट होगा? कुछ फिट होगा तो फिर ये बैठने का काम क्यों कर आएगी? नहीं आएगी, नहीं आती। ये बालकनी ही किसी काम नहीं आती। ये पिछले शो की यादगार है जो नए शो वालों ने इसलिए नहीं उखाड़ी थी क्योंकि उनके सेटअप में ये अच्छी लगती थी। मतलब क्या हुआ इसका? सोचो, तुम बोलो। यादव साहब, मेरी अक्ल ये कहती है कि यहाँ कोई आला फिट था जो इस थ्योरी को झुटलाता है कि अंतरा की जान लेने वाला खंजर फासले से चलाया गया नहीं हो सकता था। क्या फट्टा मार रहा है भाई? वो अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। और हालिया मकतूल मेहताब राय को इस बारे में कुछ या सब कुछ मालूम था। सोमवार को चलते शो में अंतरा के कत्ल के बाद कातिल को अपना वो फैंसी आला यहाँ से हटाने का मौका नहीं मिला था। मेरा चश्मदीद गवाह ये भी कहता है कि सोमवार रात के बाद से ही मेहताब राय हर वक्त खाली स्टेज पर निगाह रखता था क्योंकि उसे यकीन था कि कातिल कभी न कभी वो आला यहाँ से हटाने के लिए यहाँ जरूर लौटेगा। फट्टा, कोई 24 घंटे ऐसी निगाहबीनी कर सकता है? 24 घंटे की निगाहबीनी की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ सब कुछ लॉक्ड होता था। अनेक्सी को स्टेज से जोड़ने वाले गलियारे का दरवाजा शो से कुछ अरसा पहले खोला जाता था और शो के कुछ अरसा बाद दोबारा लॉक कर दिया जाता था और उसकी इकलौती चाबी सिर्फ स्टेज मैनेजर पसरीचा के पास होती थी। हॉल के दरवाजे सब बंद रहते थे और शो के टाइम से थोड़ी देर पहले ही खोले जाते थे। स्टेज के पिछवाड़े में एक दरवाज़ा और है जो कि स्टेज डोर कहलाता है। वो तो बिल्कुल ही शो के टाइम खोला जाता था और बंद भीतर की तरफ से किया जाता था। यहाँ की तालाबंदी का ये तमाम इंतजाम तस्दीक शुदा है, भले ही खुद भी तस्दीक कर लेना। तुम कहते हो कि मेहताब राय की सोमवार से मुतवातर खाली स्टेज पर निगाह थी, तो आज उस निगाह को क्या हो गया था? मेरे ख्याल से वो पियानो ट्यूनर भैरवनाथ की मौजूदगी की वजह से खता खा गया। उसे उम्मीद थी कि उसकी मौजूदगी में कातिल की स्टेज पर कदम रखने की और यहाँ पहुंचकर अपने काम को अंजाम देने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि पियानो ट्यूनर भी उठ के चल दिया क्योंकि उसने पियानो की मरम्मत में काम आने वाला पुर्जा लेने के लिए कश्मीरी गेट अपनी शॉप पर जाना था। कातिल ने इसे बालकनी में पहुंचने का सुनहरा मौका समझा। वो पहुंचा। वो यहाँ अभी अपना काम कर ही रहा था कि ऊपर से मेहताब राय आ गया। कैसे आ गया?
क्या पता कैसे आ गया, लेकिन आया बराबर। चश्मदीद गवाह है उसकी आमद का। यादव साहब, मुझे लगता है कि मेहताब राय को शुरू से मालूम था कि कातिल खंजर फासले से चला था। उसने मंगलवार को जब मैं उससे मिला था तो इस बाबत मुझे साफ हिंट दिया था, लेकिन अफसोस कि मैंने उसकी तरफ वो खास तवज्जो नहीं दी थी जो कि मुझे देनी चाहिए थी। जब मैंने कहा था कि फासले से चलाए गए खंजर का अंतरा की पीठ में पूरा पैवस्त हो जाना नामुमकिन था, तो उसने कहा था कि जो काम ऐसे मामलों में नामुमकिन लगता था अंत पंत वही हुआ होता था। इस बाबत उसने तो मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव होने को भी ललकारा था और राय दी थी कि बजाय इस बात पर सिर धुनने के कि कोई काम असंभव था, नहीं हो सकता था, मुझे इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए थी कि किसी ने असंभव काम को संभव बनाया तो क्यों कर बनाया। उसने ये तक साफ कहा था कि मुझे इस बात का एहतराम करके तफ्तीश आगे बढ़ानी चाहिए थी कि खंजर फासले से ही चला था। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे शुरू से मालूम था, यकीनी तौर से मालूम था कि असल में वही काम हुआ था जो हम भी कहते थे कि नहीं हो सकता था। खंजर फासले से ही चला था, हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि फासले से कहाँ से चला था या कैसे चला था। अब जैसा कि लग रहा है कि खंजर यहाँ से चला था, उसे ये बात नहीं मालूम थी। नहीं मालूम थी। उसकी तवज्जो का मरकज ये बालकनी नहीं था। उसकी तवज्जो का मरकज स्टेज का दायां विंग था जिसके आगे की ये बालकनी है। उसे कुर्सी पर फिट किसी आले की खबर नहीं थी। नहीं थी, कैसे हो सकता है? इतने दिनों में उसे एक बार भी बालकनी में झांकना न सूझा। सूझा होगा, झांका भी होगा, जैसे कि खुद मैंने भी झांका था, लेकिन जैसे मुझे यहाँ कुछ काबिले एतराज नहीं दिखाई दिया था वैसे उसे भी नहीं दिखाई दिया था। दावे से कैसे कह सकते हो? सुनो, कैसे कह सकता हूँ। अगर उसे बालकनी की किसी अहमियत का इम्कान होता तो उसने ये न कहा होता कि खंजर असल में विवेक वर्मा पर चलाया गया था और इत्तेफाक से उसके आगे मौजूद अंतरा श्रेष्ठ उसकी शिकार हो गई थी। उसका ऐसा कहना ही ये साबित करता है कि उसे ये तो अंदाजा था कि खंजर चलाने में किसी आले का, किसी मशीन का, किसी उपकरण का, किसी गैजेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऐसा बालकनी से हुआ था ये उसने नहीं सोचा था। बालकनी से विवेक वर्मा पर चलाया गया खंजर अगर सच में विवेक वर्मा की पीठ में लगा होता तो उसकी परवाज का रुख ऊपर से नीचे की तरफ होता। किसी वजह से वो उसकी जगह अंतरा की पीठ में लगा होता तो भी रुख ऐसा ही होता। चलो मान लिया कि जो बात अपनी जिंदगी में मेहताब राय को नहीं मालूम थी वो अब तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, हमें मालूम है। मान लिया कि किसी अनोखे तरीके से, किसी अनोखे आले की मदद से खंजर यहाँ से चला था। ठीक ठीक, और उसका निशाना अंतरा श्रेष्ठ ही थी, विवेक वर्मा नहीं। हाँ, तो फिर अंतरा की पीठ में खंजर पीठ से 90 अंश का कोण बनाता कैसे धंसा? क्योंकि खंजर तब चला था जबकि स्टेज पर उतरता हिंडोला अभी हवा में था। तब चला था जबकि वो बालकनी के ऐन सामने था। अंतरा का हिंडोला स्टेज पर पहुंचने से पहले यहाँ से चलाया गया खंजर अंतरा की पीठ में धंस चुका था। वो भौचक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। इसी से साबित होता है कि मेहताब राय का ये ख्याल गलत था कि कातिल का असली निशाना विवेक वर्मा था। खंजर विवेक वर्मा की जान लेने के लिए यहाँ सेट किया गया नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसे हिंडोलों में अंतरा की पोजीशन मैनिपुलेट की गई थी वैसे उसकी नहीं की गई थी। वो स्टेज पर अंतरा के पीछे खड़ा होने की जगह किसी और पोजीशन पर खड़ा होता तो प्री सेट खंजर उसे निशाना नहीं बना सकता था। कहने का मतलब यह है कि कातिल का निशाना अंतरा ही थी और वो ही निशाना बनी थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। अगर इस बालकनी की कुर्सी की सीट में हुए इन छेदों को जो साफ चुगली कर रहे हैं कि अभी अभी पेच खोल के कोई चीज यहाँ से उतारी गई है, कोई अहमियत कबूल करते हो तो तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा कि यहाँ से खंजर तब चला था जबकि अंतरा का हिंडोला अभी हवा में था और ऐसी पोजीशन में था कि उसकी पीठ कुर्सी की सीट के ऐन सामने थी।
इसके अलावा और किसी तरीके से अंतरा की पीठ में खंजर पीठ से 90 अंश का कोण बनाता, यानी कि स्टेज के फर्श से समानांतर नहीं धंस सकता था। वो खामोश रहा। खंजर यहाँ से चला था, फर्श से समानांतर चला था, इसलिए उस फल से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी हवा में वो चमकीली लकीर सी बनाती चली गई थी, जिसे हॉल में से मैंने देखा था और मेरे करीब से और स्टेज पर से तुम्हारे 2 गवाहों ने देखा था। अगर खंजर लगते वक्त अभी हिंडोला हवा में ही था तो वह हिंडोले पर से धड़ाम से नीचे आके क्यों न गिरी? क्योंकि उसे खंजर लगा था, तोप का गोला नहीं लगा था जो फौरन उसे हिंडोले पर से उल्टा देता। दूसरे, यूं पीठ में खंजर लगने पर पीठ पहले वार की दिशा में दोहरी होती है और फिर शरीर आगे को झुकता है। तीसरे, वो दोनों हाथों से हिंडोले के सामने की दाएं बाएं की 2 डोरियां थामे थी। चौथे, ये बालकनी स्टेज के फ्लोर से 7 फुट ऊंची है, लिहाजा तब हिंडोला भी इतना ही ऊंचा रहा होगा। जबकि खंजर चला था, हिंडोला फर्श से 2 फुट दूर आकर रुक जाता है, यानी कि उसने खंजर लगने के बाद सिर्फ 5 फुट का फासला तय करना था। हिंडोले को 5 फुट का फासला तय करने में क्या घंटों लगते? नहीं कोहली, इस गुफ्तगू का कुल जमा मतलब ये हुआ कि अब हमें मालूम है कत्ल कैसे हुआ। खंजर फेंकने के लिए जो आला इस्तेमाल किया गया उसकी सूरत हम नहीं जानते, लेकिन उसका फैक्शन अब हम पहचानते हैं। हम कातिल को नहीं जानते, लेकिन मेहताब राय जानता था। कितने अफसोस की बात है कि इस बाबत उसने पुलिस को नहीं तुम्हें फ़ोन किया। फ़ोन करते वक्त वो कातिल को नहीं जानता था। मेरे ख्याल से खंजर की बाबत अपनी थ्योरी के तहत या ऐसी ही किसी और थ्योरी के तहत जो कि कातिल को एक्सपोज कर सकती थी, सोमवार से लेकर आज तक के इंतजार से वो आजिज आ गया था। इसलिए जो कुछ वो जानता था उसे वो मुझे बताना चाहता था। पुलिस को क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस से वो खौफजदा था। बकौल उसके तुम उससे राक्षस की तरह पेश आए थे और यूं कड़क कर उससे मुखातिब हुए थे कि उसका दम निकल गया था। पागल था साला। मेरे से साफ साफ बात करता तो अब तक कातिल जेल के पीछे होता और खुद वो उसे फांसी पर झूलता देखने के लिए जिंदा होता। ये भी ठीक है। कातिल ने अंतरा के कत्ल की तैयारी में वो आला यहाँ फिट किया जो इतने वेग से खंजर फेंक सकता था कि वो मूठ तक अंतरा की पीठ में धंस गया। जब उसका काम हो गया तो वो आला यहाँ लगा भी रहता तो क्या आफत थी? क्यों उसने उसे यहाँ से हटाने की ऐसी जहमत की कि उसे एक और खून से अपने हाथ रंगने पड़े? पहली बात तो ये कि उसे नहीं मालूम होगा कि आले की बरामदी इस हद तक टल जानी थी कि मेहताब राय का आज वाला दखल न होता तो शायद बरामदी कभी होती ही ना। वो आला बरामद हो जाता तो पुलिस की थ्योरी फेल हो जाती कि खंजर फासले से चलाया गया नहीं हो सकता था। अंतरा के कत्ल का तुम्हारा प्राइम सस्पेक्ट विवेक वर्मा था। एक बार यह स्थापित हो जाता कि खंजर फासले से भी चलाया गया हो सकता था तो तुम्हें विवेक वर्मा का पीछा छोड़ना पड़ता। ये बात कातिल को सूट नहीं करती थी। मैं एक क्षण ठिठका और बोला, तुम्हें भी सूट नहीं करती थी? क्या मतलब? इतनी महंगाई है, 6 लड़कियां ब्याहनी है तुमने, 50,000 से क्या बनता है? विवेक वर्मा से अभी और भी उम्मीदें बनी होंगी या बना ली होंगी या बनानी होंगी। आखिर कत्ल का केस है। उसने खा जाने वाली निगाहों से मुझे घूरा। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए। साला थोबड़ा बंद न रख सका। फिर वो बोला। मैं खामोश रहा। और तू मेन लाइन पर ही रहे, आजू बाजू न भटक। जो हुक्म। अब बोल, क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि कातिल के लिए यहाँ से वो आला हटाना जरूरी था और मेहताब राय की निगाहबीनी की वजह से ऐसा वो नहीं कर पा रहा था। मेहताब राय कातिल को नहीं जानता था? भाई पहले भी बोला नहीं जानता था। कातिल को जानते होते भी वो उसकी बाबत चुप रहता? इतना अहमक वो नहीं था। कातिल को जानने के लिए ही, पहचानने के लिए ही तो वो इंतजार कर रहा था कि कभी कातिल अपना आला हटाने के लिए दाएं विंग कर रुख करेगा और तब वो उसे पहचानेगा। वो भी तो उसकी गलती थी। वो क्या समझता था? वो कातिल को पहचान कर उसे कहता कि चल भाई कातिल, अपने आप को पुलिस के हवाले कर, और कातिल कहता सत बचन महाराज। गलती का ही तो खामियाजा भोगता कि जान से गया। कातिल की पहचान फासले से भी हो सकती थी।
बालकनी से उतरकर वहां से रुखसत होने के लिए कभी तो उसे रोशनी में कदम रखना ही पड़ता था, वो तब उसे पहचान लेता। शायद वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। शायद वो समझता था कि वो आला तभी उसके खिलाफ सबूत माना जा सकता था जबकि वो उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता, रंगे हाथों पकड़ा जाता। अब ये कैसे पता चले कि वो आला था क्या भला? तलाश करो, तलाश करें। कातिल वो आला साथ नहीं ले गया होगा? मेरे ख्याल से नहीं ले गया होगा। हमें नहीं मालूम उस आले का साइज क्या था, लेकिन ऐसा वो यकीनन नहीं था कि जेब में रखा जा सकता। जिस आले में 8 इंच लंबे फल वाला खंजर रखा जा सकता हो, जिसमें ऐसी मैकेनिज्म फिट हो जिसके रिलीज किए जाने पर खंजर गोली की रफ्तार से आले से निकलता हो, तो आला जेबी साइज का नहीं हो सकता। मेरा आगे अंदाजा है कि मैं मेहताब राय के पियानो वायर की फांसी से झूलते ही वहां पहुंच गया था, क्योंकि लाश तब भी अभी स्थिर नहीं हुई थी। वो पियानो वायर के साथ लटकी झूल रही थी। कातिल उस आले के साथ पकड़ा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मुआयने से पता लगता कि वो आला क्या भला था तो उसकी अपने पास मौजूदगी का जवाब देना कातिल के लिए आसान न होता। इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरी आमद की आहट पाकर उसने आला कहीं छुपा दिया था। और खुद कहाँ गया? स्टेज से निकासी का तो एक ही रास्ता था जिससे कि तुम दाखिल हुए। वो स्टेज पर ही कहीं छुप गया होगा, मसलन इस बालकनी में ही या इसकी ओट में नीचे कहीं। जब स्टेज पर भीड़ जमा हो गई होगी तो वो चुपचाप निकलकर भीड़ का अंग बन गया होगा। चलो। हम सीढ़ियां उतरकर स्टेज पर पहुंचे, फिर अपने पीछे अपने मातहतों को आले की तलाश के निर्देश देते इंस्पेक्टर यादव को छोड़कर मैं वहां से रुखसत हुआ। मैं अनेक्सी की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। मैंने 5 नंबर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक हाथ में विस्की का गिलास और दूसरे में सिगरेट थामे उपासना नंदा चौखट पर प्रकट हुई। मैं खुश था कि उसने कौन है, क्या चाहते हो जैसे असुविधापूर्ण सवाल पूछे बिना दरवाजा खोला था। जरूर उस दरिया दिली में या लापरवाही में उस शय का हाथ था जो गिलास में पिघले सोने की तरह झिलमिला रही थी। वाई हेलो। मेरे पर निगाह पड़ते ही वो बोली, आई नो हु यू आर। दैट्स ए ग्रेट रिलीफ मैडम। मैं सिर नवाकर अदब से बोला, प्लीज कम इन। शुक्रिया अदा करते मैंने भीतर कदम रखा तो पाया कि वो अकेली नहीं थी। भीतर एक सोफे पर शो का हीरो विशाल कपूर विराजमान था और उसके हाथ में भी विस्की का गिलास था। मैंने उसका अभिवादन किया, जिसका उसने मशीनी अंदाज से मुस्कुराकर जवाब दिया। बैठो, वो बोली। पहले आप। विल यू हैव ए ड्रिंक? मैंने सेंटर टेबल पर पड़ी विस्की की बोतल पर निगाह डाली। पीटर स्कॉच। वेरी लिटिल वन मैडम। मैं बोला, फॉर कंपनी। उसने मेरे लिए जाम तैयार किया। मैंने उनके साथ चीयर से बोला। आप कैसे जानती हैं मुझे? मैंने पूछा। जिक्र सुना, वो सहज भाव से बोली। किससे? सोनिया रैना से। सोनिया, वन ऑफ आवर गोल्डन गर्ल्स, यू नो? यस, बहुत तारीफ करती थी तुम्हारी। मैंने भी सोचा अपनी जिंदगी में जिसे अंतरा ने भाव दिया वो तारीफ के काबिल ही होगा। मैं मुस्कुराया। अच्छी लड़की थी, खामखा मर गई भरी जवानी में। दुख की बात है। मैडम, गुस्ताखी माफ। मैं आपसे अंतरा की बाबत ही एक आध सवाल करना चाहता था। इसीलिए आए? जी हाँ। क्या पूछना चाहते हो? मैंने विशाल कपूर की तरफ देखा। डोंट माइंड हिम, वो बोली। ही इज लाइक ए पीस ऑफ फर्नीचर हेयर। अंतरा से आप कब से वाकिफ थी? बहुत अरसे से। सच पूछो तो उसके शो ज्वाइन करने से भी पहले से। जी? सूरत से। शो ज्वाइन करने से भी पहले से उसकी सूरत से वाकिफ थी। मैं कभी कोई सूरत नहीं भूलती। नाम भले ही भूल जाऊं, सूरत नहीं भूलती। ये खूबी है मेरी याददाश्त की। कोई 6 साल पहले मैं पणजी में थी। वहाँ मैं जिस होटल में ठहरी थी वहीं मैंने अंतरा को देखा था। बहुत खूबसूरत थी तब वो। ऐश्वर्या राय लगती थी, इसीलिए सूरत खूब याद रही। आई सी।
जब उसने शो ज्वाइन किया था तो मुझे बार बार ख्याल आता था कि मैंने उस लड़की को पहले कहीं देखा था। आखिरकार कई महीनों बाद याद आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। कहाँ देखा था? पणजी में, वहाँ के होटल मांडवी में। वो तो बहुत हाई क्लास वो होटल है तो सही। वहाँ वो अकेली थी? अकेली थी? उसने यूं भवें उठाई जैसे सवाल समझ में ना आया हो। या कंपनी के साथ थी? मसलन क्या साथ में कोई मर्द था? मर्द? बॉयफ्रेंड या फैमिली मेंबर? कोई भी? मुझे ध्यान नहीं। जरा याद कीजिए। शायद। माय डियर फ्रेंड, याद करने के लिए याददाश्त टटोलनी पड़ती है। याददाश्त टटोलने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ता है और दिमाग पर जोर देने से नशा उतर जाता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैडम, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो आपको दिमाग पर जोर दिए बिना भी याद आ जाएगा कि क्या उस वक्त भी उसका वही नाम था, अंतरा श्रेष्ठ। कैसे मालूम होगा? मैंने आते जाते एक दो बार उसे लॉबी में देखा था, बस। फिर तो हो सकता है वो वहाँ ठहरी हुई ना हो। ठहरी हुई थी। मैंने एक बार उसे रिसेप्शन पर से रूम की चाबी कलेक्ट करते देखा था। फिर भी नाम की तरफ तवज्जो न गई। यही समझ लो। बाद में उसके शो ज्वाइन कर लेने पर जैसे आपको उसकी याद आई, वैसे क्या उसे भी आपकी याद आई? पता नहीं, मैंने इस बाबत उससे कभी कोई बात नहीं की थी। उसने शो कहाँ ज्वाइन किया था? बेंगलोर, जो कि शो का पहला पड़ाव था। हाँ। आपके उसे पणजी में देखने के कितने अरसे बाद? मेरे ख्याल से 7-8 महीने बाद। उसने कभी खुद न बताया कि वो पहले कभी पणजी में होती थी? मेरा मतलब है वो अपनी गुज़श्ता जिंदगी की बाबत कोई बात नहीं करती थी। गुज़श्ता जिंदगी? जैसे कि बचपन, किशोरावस्था? अच्छा वो। जी हाँ, कोई किसी का करीब हो तो पिछले काम धाम की बाबत, होम टाउन की बाबत तो सवाल आम होते हैं। हाँ, जबलपुर की पैदाइश बताती थी अपने आप को। माता पिता दोनों उसके बचपन में एक एक्सीडेंट का शिकार होकर मर गए थे। उसकी एक आंटी ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने पर ली थी, लेकिन बाद में वो भी मर गई थी। स्टेज शोज का बचपन से ही शौक बताती थी। हमारा शो ज्वाइन करने से पहले यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। स्टेज शोज? लो पेमेंट वाले किसी म्यूजिकल ग्रुप के शो के 2 डांस नंबर्स, 1000 रुपये जमा ऑटो फेयर। आई सी। उस लिहाज से तो अब वो बेहतर स्थिति में थी। वो तो है। कोई सगे संबंधी या रिश्तेदार कहीं थे? आंटी के मर जाने के बाद शायद ही कोई था। फिर भी कोई था तो उसके पूना में होने की संभावना है। ऐसा आपने किस बिना पर कहा? एक बार मैंने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा था जिस पर पूना का एक पता दर्ज था। किसी रिश्तेदार का? किसी बैंक का? उसने पूना के किसी बैंक को चिट्ठी लिखी थी, ऐसा ही जान पड़ता था। कोई रिश्तेदार उस बैंक में काम करता होगा। ऐसा होता तो उसका लिफाफे पर नाम दर्ज होता। नहीं था? नहीं था। मुझे बखूबी याद है कि लिफाफे पर बैंक का नाम दर्ज था। बैंक का नाम? ध्यान नहीं। पता, ब्रांच? ध्यान नहीं। ध्यान नहीं? ध्यान नहीं मैडम, या ध्यान करना नहीं चाहती क्योंकि नशा उतर जाएगा? ध्यान नहीं। मेरे ख्याल से पते की तरफ तो मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया था जबकि लिफाफा मैंने अंतरा के हाथ में देखा था। बैंक का नाम तब मैंने पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं। पूना भी इसलिए याद रहा क्योंकि उसे उसने लाल स्याही से अंडरलाइन किया हुआ था। उसकी जुबानी आपने कभी किसी देविका सुबगांवकर का नाम सुना? वो कौन है? यानी कि नहीं सुना? नहीं सुना। अंतरा श्रेष्ठ उसका असली नाम था? क्या मतलब? क्या ये हो सकता है कि ये उसका स्टेज नेम हो जबकि देविका सुबगांवकर उसका असली नाम हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आई सी। आप बैंक के बारे में कुछ याद कर पाती तो ये मेरी बहुत बड़ी मदद होती। आई एम सॉरी देयर। चिट्ठी देखी कैसे थी आपने? देखी कैसे थी? वैसे ही देखी थी जैसे देखी जाती है, आंखों से। मैडम, मेरा मतलब है कि किन हालात में देखी थी। अच्छा वो क्या है
कि वो मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में थी, जहां हम दोनों ही चिट्ठी लिख रही थी। मैंने अपनी चिट्ठी लिख के लिफाफा बंद किया था तो उसे भी लिफाफे पर पता लिखती पाया था। मैंने उसके करीब जाकर बोला था कि मैं अपनी चिट्ठी पोस्ट करने जा रही थी, इसलिए उसकी चिट्ठी भी ले जा सकती थी। उसने ये कह के इनकार कर दिया था कि उसकी चिट्ठी अभी मुकम्मल नहीं थी, जो कि वो झूठ ही बोल रही थी, क्योंकि चिट्ठी अधूरी छोड़ के थोड़े ही कोई लिफाफा तैयार करने लगता है। वो पोस्ट करने के लिए चिट्ठी आपको नहीं सौंपना चाहती होगी, यही बात थी। देखो तो उसकी चिट्ठी से मैंने क्या लेना देना था? लेना देना भी था तो क्या लिफाफा फाड़ के चिट्ठी निकाल लेती? मैंने इनकार में सिर हिलाया। बहरहाल तभी मैंने उसके हाथ में वो लिफाफा देखा था और उस पर की इबारत औनी पौनी पढ़ी थी, जिसकी बाबत आपको सिर्फ इतना याद है कि चिट्ठी बैंक के नाम थी और शहर पूना था। हाँ, आपको बैंक का नाम याद नहीं, लेकिन शायद बैंक की किस्म याद हो। किस्म? जैसे कि क्या वो कोई बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक था, या लिमिटेड बैंक था, या कोऑपरेटिव बैंक था? आई गॉट इट, कोऑपरेटिव बैंक था। उस बैंक के नाम में ये कोऑपरेटिव वर्ड यकीनन था। इसी स्पिरिट में बैंक का नाम भी याद करने की कोशिश करती तो। आई एम सॉरी। एक आखिरी सवाल, इजी एंड सिंपल आखिरी सवाल, ये कहाँ का वाकया है? मेरा मतलब है मुंबई का, हैदराबाद का, या यहाँ दिल्ली का? दिल्ली का, तब का जबकि सो बस यहाँ पहुंचा ही था। एनी अदर क्वेश्चन? वो यूं बोली जैसे उस बाबत मुझे कोई चेतावनी दे रही हो। नो मैडम। विल यू हैव अनदर ड्रिंक? नो मैडम, थैंक यू। देन गेट अलॉन्ग। यस मैडम। माई फर्नीचर, उसने विशाल कपूर पर निगाह डाली, इज गेटिंग इम्पेशेंट। आई अंडरस्टैंड मैडम। मैंने अपना गिलास खाली करके मेज पर रखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैडम। मैंने दोनों का अभिवादन किया और वहां से रुखसत हो गया। मैं अपने ऑफिस लौटा। रजनी वहां से कब की जा चुकी थी। मैं रिसेप्शन डेस्क के पीछे उसकी जगह पर बैठ गया। मैंने फोन अपनी तरफ खींचा और अपने हमपेशा दोस्त नवीन सेठ को फोन लगाया। लंबी उम्र है तुम्हारी कोहली, वो बोला। तुम्हें ही याद कर रहा था, सोच रहा था तुम्हें फोन अभी लगाऊं या ठहर के, ऑफिस में लगाऊं या घर पर, क्या खबर है? पहले तुम बताओ, कैसे फोन किया? गरज से ही किया। कोई नया काम है तो ऐसा ही। फिर मुझे कोई अपना काम करने दोगे या नहीं? खुद भी 4 पैसे कमाने दोगे या नहीं? आई विल पे। ऐसा? हाँ, क्योंकि काम मुंबई से बाहर का है। ओह नो। ओह यस। कितना बाहर का? ज्यादा बाहर का नहीं, करीब ही का है, पूना का। काम बोलो। मामूली काम है। काम तो बोलो। मालूम करना है कि क्या पूना के किसी कोऑपरेटिव बैंक में किसी अंतरश्रेष्ठ या किसी देविका शुभगांवकर का अकाउंट है। फिर देविका शुभगांवकर? हाँ। बैंक का नाम? नहीं मालूम। कोहली, दिस इज ए टॉल ऑर्डर। तुम्हें तो हर ऑर्डर टाल लगता है। अव्वल तो यह है नहीं टाल ऑर्डर, फिर भी है तो इसे उस पैसे से शॉर्ट करो जो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, पूना में कोऑपरेटिव बैंक 2-4 ही होंगे और उनकी ब्रांचें तो 1-2 ही होंगी, इसलिए ये कोई खास मुश्किल काम नहीं है। से यस। यस। करोगे? हाँ। फौरन? व्हाट डू यू मीन फौरन? सवेरा तो होने दोगे या नहीं? ओके, सुबह शुरू करना। अब अपनी बोलो। वो 1000 रुपए के नोट महाराष्ट्र बैंक की तारदेव ब्रांच से निकाले गए थे। बैंक के क्लर्क को लाख रुपए का चेक बनाने वाला शख्स 2 वजह से याद रह गया था। एक तो उसकी इस मांग की वजह से कि पेमेंट 1000 के नोटों में हो। दूसरी वजह ये थी कि वो आफ्टर बैंकिंग आवर्स आया था। क्या मतलब? बैंक पब्लिक के लिए 2 बजे तक खुलता है। वो 2 बजे के बाद वहां पहुंचा था। वो मेजर अकाउंट होल्डर था, इसलिए मैनेजर ने उसका चेक कैश कर दिया था। मेजर अकाउंट होल्डर था इसलिए बैंक का जाना पहचाना था।
हाँ, गुड। कौन था वो? जीवन राम कुलचंदानी। फोटो गुड्स के धंधे में है, होलसेल डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। साईं फोटो गुड्स इंडिया के नाम से तारदेव में ऑफिस है, हैनस रोड पर रहता है। दोनों जगह का पता नोट कर लो। मैंने किया और मैं बोला, उम्र में 50 के आसपास है, 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की इतनी बड़ी है कि कॉलेज जाती है। इज्जत और रसूख वाला आदमी है। पैसे वाला भी? बड़ा व्यापारी है तो पैसे वाला तो होगा ही। ठीक, उसकी निकासी वाले नोटों के नंबरों की भी तस्दीक हुई। इस इत्तेफाक की वजह से हुई कि उस रोज बैंक में 1000 के नोटों की एक ही गड्डी मौजूद थी, जो कि उसी रोज हेड ऑफिस से यहाँ पहुंची थी। ट्रांजिट नोट में उसके जो नंबर दर्ज थे वो वही थे जो 35 नोटों के तुमने बताए थे। फिर तो गारंटी हुई कि इसी आदमी ने, जीवन राम कुलचंदानी ने, मुझे वो 35 नोट भेजे थे। हुई तो सही। गुड। दूसरे काम का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने शो बिजनेस और एंटरटेनमेंट सर्कल में बहुत पूछताछ की, लेकिन देविका शुभगांवकर नाम की किसी लड़की को इधर कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं मेरे पीडी ब्रदर, जितनी जानकारी सप्लाई की वो भी कम नहीं। अब आखिरी मेहरबानी के तौर पर उस पूना वाले काम की बाबत भी जल्दी कोई गुड न्यूज़ देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैंने फोन रखा। फौरन फोन की घंटी बजी। लाइन पर मुकुंद लाल था। उम्मीद तो नहीं थी तेरे ऑफिस में होने की, वो बोला, फिर भी फोन लगा के देख लिया। कैसे फोन किया? कोहली, यहाँ मैंने सारा दिन मक्खियां मारी, अब आगे मेरे लिए क्या हुक्म है? मक्खियां ही मारी? कुछ हाथ ना आया? ना। भूषण गुप्ता जैसा कोई आया गया भी नहीं? ना। उस टैक्सी का पता लगा जिसमें बापू ने होटल से कूच किया था, या उस टैक्सी का जिसने की सामान पिक किया था? ना। अरे कोई कोशिश भी की या नहीं? पूरी कोशिश की। कोहली, मेरी गारंटी जान, वो दोनों टैक्सियां इधर के रेगुलर 24 आवर्स टैक्सी स्टैंड की नहीं थी। राह चलती पकड़ी टैक्सी का पता कोई नहीं निकाल सकता बिना नंबर के या किसी और शिनाख्त के। 40,000 टैक्सियां हैं दिल्ली में। ठीक है, छुट्टी कर। आज के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। कान में अमृत घोल दिया कोहली। बड़ा ही लानती काम था। अब नावे की बात कर। क्या बात करूं? मिल तो गया तेरे को नावा। सुबह बोला नहीं था कि 2500 रुपयों में आज की दिहाड़ी शामिल है? बोला था। साथ में ये भी तो बोला था कि आगे भी जो बन पड़ेगा मेरी नजर करेगा। आगे की तो छुट्टी हो गई। फिर भी टाइम तो देख कि अब तक अभी मैं सुंदर नगर में ही हूँ। ठीक है, सुबह आना, कोई खातिर करूंगा मैं तेरी। जीता रहे। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा। फिर सोच में ईंधन झोंकने की नीयत से मैंने घूंट लगाने का इरादा किया। मेरा हाथ स्वमेव ही दाएं दराज की ओर बढ़ा। फिर भूली बात की तरह मुझे ख्याल आया कि मैं तो रिसेप्शन पर रजनी की सीट पर बैठा हुआ था। बम ब्लास्ट में जो हाल भीतर मेरी ऑफिस टेबल का हुआ था, उसमें बोतल कहाँ से बचती? बेध्यानी में मैंने अपना कंधा सहलाया, माथा सहलाया, फिर सिगरेट को बुझाकर रद्दी की टोकरी में फेंका और पुलिस हेडक्वार्टर में यादव को फोन लगाया। जवाब किसी और ही ने दिया। यादव साहब से बात करनी है। मैं बोला, आप कौन? पूछा गया। सुधीर कोहली, प्राइवेट डिटेक्टिव। वही। यादव साहब यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए? कश्मीरी गेट, वहाँ एक वारदात हो गई है। वो गए हैं तो कत्ल की ही होगी। हाँ। मैं फोन बंद करने ही लगा था कि मेरे जहन में आया कि वारदात का मुकाम कश्मीरी गेट बताया गया था। मकतूल मालूम है कौन है? मैंने सशंक भाव से पूछा। हाँ, कोई भैरवनाथ करके दुकानदार है। दुकान पर ही काम कर गया कोई उसका। ओह। मैं कश्मीरी गेट पहुंचा। वहां लाहौर म्यूजिक हाउस तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। वहां पुलिस के साथ तमाशाइयों की भीड़ जमा थी। भीड़ में से रास्ता बनाता मैं दुकान तक पहुंचा तो मुझे इंस्पेक्टर यादव दिखाई दिया।
मुझे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कैसे खबर लगी? वो बोला। तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहां से लगी। ओह, क्या हुआ? कैसे मरा? देखो, लाश तब भी काउंटर के पीछे फर्श पर पड़ी थी। मैंने देखा वो उसी पोशाक में था जिसमें मैंने उसे थिएटर में देखा था। उसकी छाती में मूठ तक एक खंजर धंसा हुआ था। खंजर? नक्काशीदार मूठ वाला खंजर। मैंने यादव की तरफ देखा। लगता है खंजर पहचान लिया। वो बोला। मेहताब राय का खंजर? वही। अब पीछे 10 रह गए, 9 न रह जाएं, 8 न रह जाएं, इसलिए उन्हें कब्जे में ले लिया है। गलती की। क्या? खंजर कातिल को उपलब्ध रहते तो वो धीरे धीरे सबको मार देता। आखिर में जो बाकी बचता वो ही कातिल होता। फिर बड़े इत्मीनान से तुम उस सोल सर्वाइवर की मुंडी थाम लेते। बकवास न कर कोहली, मैं इस वक्त बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। पक्का है ये मेहताब राय का ही खंजर है? हाँ, गारंटी। अभी मेडिकल एग्जामिनर आ जाएगा तो हो जाएगी। लो, आ ही गया। मेडिकल एग्जामिनर ने आकर लाश में से खंजर खींचा तो मुझे उसका 8 इंच लंबा नक्काशीदार फल भी दिखाई दिया। अभी फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी अपना काम करेंगे। तब तक आओ बाहर चलते हैं। मैं उसके साथ दुकान से बाहर निकला। हम दोनों भीड़ से थोड़ा परे जा खड़े हुए। आलाए कत्ल से साबित होता है कि कातिल शो का ही कोई आदमी है और इस कत्ल का बाकी 2 कत्लों से कोई रिश्ता है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कत्ल की बाबत क्या पता चला? मैंने पूछा। अभी कुछ पता नहीं चला। ये राह चलती सड़क पर शॉप है जिसमें आवाजाही कोई नोट नहीं करता। क्या पता चलता है कि ग्राहक आया कि कातिल आया? कत्ल क्यों हुआ? आलाए कत्ल थिएटर के फनकार मेहताब राय मरहूम की प्रॉपर्टी न होता तो मैं यही समझता कि दुकान के बंद होने के वक्त किसी ने आकर दुकान लूटने की नीयत से कत्ल किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गले में कोई 12,000 रुपए के नोट मौजूद पाए गए हैं। कत्ल लूट की मंशा से हुआ होता तो गल्ला खाली मिलता। दुकान का कीमती या मामूली हर साजो सामान सही सलामत है, सिवाय। वो ठिठक गया। मैंने व्यग्र भाव से उसकी तरफ देखा। सिवाय मकतूल के टूल बॉक्स के। टूल बॉक्स गायब है? गायब था लेकिन बरामद हो गया है। बरामद हो गया है? हाँ। कहाँ से? रिट्स सिनेमा के पिछवाड़े की गली में से, जहाँ की वो खुला हुआ लावारिस पड़ा था। नज़दीकी टी स्टॉल का एक छोकरा जो मकतूल की दुकान पर रेगुलर चाय पहुंचाता था उसे पहचानता था। उसी ने आकर बताया कि मकतूल का टूल बॉक्स पिछवाड़े की गली में पड़ा था। टूल बॉक्स में से कुछ चोरी गया नहीं जान पड़ता, लेकिन हैरानी की बात है कि उसका ऑटोमेटिक लॉक जबरन पेचकस या सुए जैसे किसी नोकीले औजार से उमेट कर खोला गया था। अब किसी ने यूं टूल बॉक्स को चुराने की, उसे जबरन खोलने की जहमत की थी तो कुछ तो निकाला ही होगा। मकतूल का बूढ़ा बाप दुकान पर उसके साथ बैठता है, लेकिन शाम को जल्दी चला जाता है। वो कहता है कि आज भी मकतूल के गैलेक्सी थिएटर से दुकान पर लौटते ही वो घर चला गया था। वो इस वक्त यहीं है। उसने तस्दीक की है कि दुकान से कोई आइटम गायब नहीं है और टूल बॉक्स में से भी कोई औजार गायब नहीं है। जब दुकान से कुछ और गायब नहीं है तो जाहिर है कि कत्ल टूल बॉक्स की खातिर हुआ। हाँ, और टूल बॉक्स भी पिछली गली में लावारिस पड़ा मिला। हाँ, जिसका ताला जबरन उमेट कर खोला गया था। हाँ, इसका साफ मतलब है कि टूल बॉक्स में टूल्स के अलावा कुछ था जिसकी फिराक में की कातिल था। साफ मतलब मुझे भी साफ दिखाई देता है, लेकिन क्या था? ऐसा क्या था टूल बॉक्स में जिसे हथियाने के लिए किसी को कत्ल तक से गुरेज न हुआ? कुछ सूझ तो रहा है मुझे। क्या? पीछे थिएटर में जो कुछ हुआ उसकी कंटिन्यूटी में सोचोगे तो तुम्हें भी सूझ जाएगा। अरे क्या? टूल बॉक्स में वो आला, वो उपकरण था जिसमें फिट करके बालकनी में से अंतरश्रेष्ठ पर खंजर चलाया गया था। अच्छा, जरा वो कहानी याद करो
जो मैंने अपने गवाह से सुनी थी और आगे तुम्हें सुनाई थी। गवाह के मुताबिक मेहताब राय का कातिल बालकनी से स्टेज पर छलांग लगाकर मेहताब राय के पीछे भागा था। उसके हाथ में कुछ था जिसका वार उसने बीच स्टेज पर मेहताब राय की खोपड़ी पर किया था। यादव साहब, क्या था उसके हाथ में? उस घड़ी क्या हो सकता था उसके हाथ में? वही आला जो उसने बालकनी की कुर्सी पर से पेच खोलकर उतारा था। हाँ, और वो आला साइज में इतना बड़ा था कि बड़े आराम से टूल बॉक्स में समा सकता था, जो कि काफी बड़ा था। टूल बॉक्स में? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऑर्केस्ट्रा पिट में मेहताब राय के साथ जो बीती थी, मेरे वहां पहुंचने से जरा पहले ही बीती थी। उसी निहायत मुख्तसर वक्त में मकतूल ने उस आले से पीछे छुड़ाना था, जिसके जरिए पहले अंतरा का कत्ल हुआ था और जिसे तब उसने मेहताब राय के सिर पर दे मारा था और खुद को भी गायब करना था। भैरवनाथ, तुमने देखा ही था, वहां से जाती बार अपना टूल बॉक्स स्टेज के फर्श किनारे पर पड़ा छोड़ के गया था। तब मकतूल को आला उसमें छुपाना सूझना क्या बड़ी बात थी? यादव ने सहमति में सिर हिलाया। याद करो, जब भैरवनाथ थिएटर से रुखसत हुआ था तो उसने हमारे सामने उसके ऊपरले दोनों फ्लैप एक दूसरे से मिलाकर बंद किए थे, तो ऑटोमेटिक लॉक के लगने की क्लिक की आवाज सारे थिएटर में सुनाई दी थी। लिहाजा टूल बॉक्स के साथ जब वो वहां से रुखसत हुआ तो आला भी उसके साथ चला गया। इसीलिए वो हमें कहीं ढूंढे नहीं मिला था। कहीं होता तो मिलता। वो तो भैरवनाथ के साथ यहाँ उसकी दुकान पर पहुंच गया था। भैरवनाथ कभी तो अपना बैग खोलता, जब खोलता तो उसे वो अजनबी चीज दिखाई देती जिस पर से अपने फिंगरप्रिंट से पहुंचने का मकतूल को कोई मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि पहले बालकनी में ऊपर से मेहताब राय आ गया था और फिर स्टेज पर ऊपर से मैं आ गया था। अब जरा सोचो, उस आले के साथ भैरवनाथ पुलिस के पास पहुंचता तो तुम क्या करते? हैरान तो ना होता कि वो क्या बला थी, क्योंकि ऐसे किसी आले का वजूद हमारे बीच पहले डिस्कस हो चुका था। बिल्कुल। फिर एक रूटीन के तौर पर तुम उस पर से फिंगरप्रिंट्स उठवाते और फिर स्वाभाविक बात होती कि तुम फिंगरप्रिंट्स को थिएटर के शो के साहबान के फिंगरप्रिंट्स से मिलाकर देखते। यूं कातिल का एक्सपोज होना महज वक्त की बात होता। लिहाजा पहली फुर्सत में वो थिएटर से निकला, यहाँ भैरवनाथ की दुकान पर पहुंचा और उसका टूल बॉक्स कब्जाने के लिए, जिसमें भैरवनाथ को नहीं मालूम था कि उसके औजारों के अलावा भी कुछ था, उसने भैरवनाथ के कलेजे में खंजर उतार दिया। खंजर क्यों? क्योंकि और कोई हथियार खड़े पैर उसे उपलब्ध नहीं था। टूल बॉक्स पर से उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। यूं तो भैरवनाथ की छाती में पैवस्त खंजर की मूठ से भी मिल सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं। अगर उसे पहले खंजर पर उंगलियों के निशान न छोड़ना सूझा होगा तो ऐसा अब भी सूझा होगा। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं चलता हूँ, एकाएक मैं बोला। फिंगरप्रिंट्स से कोई नतीजा निकले तो मुझे खबर करना, प्लीज। प्लीज बोला यादव साहब। प्लीज तो हुआ, लेकिन नतीजे का तुम क्या करोगे? मुझे अपने इस ख्याल की तस्दीक का सुख मिलेगा कि कातिल कोई लल्लू नहीं है। कातिल की बाबत तुम्हारा अंदाजा क्या है? कौन होगा? पहले तुम अपना अंदाजा बताओ। मेरा कोई अंदाजा नहीं। पहले था, अब नहीं है। पहले मुझे विवेक वर्मा ही कातिल लगता था, लेकिन तुम्हारी उस आले वाली नई थ्योरी ने उसकी बाबत मेरे विश्वास को हिला दिया है। जो शख्स सबकी निगाहों के सामने स्टेज पर खड़ा था, वो उस आले से खंजर रिलीज करने के लिए बालकनी में नहीं हो सकता था। कोई शख्स एक ही वक्त में दो जगहों पर नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब तुम अपना अंदाजा बताओ। अंदाजा क्या करोगे जान के? मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, लौटकर तुम्हें हकीकत बताऊंगा। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। गुड नाइट। मैं गैलेक्सी थिएटर पहुंचा। बड़ी कठिनाई से मैं जेसिका रंधावा नाम की गोल्डन गर्ल तक अप्रोच बना पाया। मैंने उसे अपना परिचय दिया
और बोला, तुम्हारी फेलो गोल्डन गर्ल अंतरा श्रेष्ठ से मेरे बड़े मधुर संबंध थे। उन्हीं संबंधों का सदका देकर मैं तुमसे सहयोग की दरख्वास्त करता हूँ। क्या सहयोग चाहते हो? वो बोली, 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। करो। सोमवार को अंतरा के कत्ल वाले रोज तुम कौन से हिंडोले पर सवार थी? अंतरा से अगले में, आखिरी में। याद कर सकती हो कि स्टेज पर उस रोज कौन कहाँ था? इसमें याद करने की क्या बात है? उस रोज भी हर कोई वहीं था जहां हमेशा होता था। मैंने सुना है गोल्डन गर्ल्स की पोजीशन बदलती रहती है। उनके पीछे खड़े होने वाले डांसर्स की भी पोजीशन बदलती रहती है, क्योंकि गोल्डन गर्ल्स एक इकाई मानी जाती है। काले सूट और हैट वाले डांसर्स एक इकाई माने जाते हैं। कोरस गर्ल्स एक इकाई मानी जाती है। इनकी पोजीशंस में अदला बदली हो सकती है। बाकी सबका रोल, सबकी पोजीशन फिक्स है। बाकी सब में कौन शामिल है? मुख्य कलाकार, डायरेक्टर, स्टेज मैनेजर, असिस्टेंट स्टेज मैनेजर, फोरमैन, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर वगैरह। आई सी। स्टेज शो बड़े ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलता है, जिसमें हर किसी का खास मुकाम होता है, खास किरदार होता है। कोई खास ही वजह ना हो तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं की जाती। ये तो बड़ा उम्दा इंतजाम है। इंतजाम पहली बार होता है, उसके बाद तो रूटीन बन जाती है। अगला शो पिछले शो की कार्बन कॉपी की तरह रिपीटेशन होता है। जैसा एक शो होता है वैसे 100 शो होते हैं। फिर भी सोमवार शाम के सेटअप को जरा याद तो करो। क्या याद करूं? स्टेज पर आने से पहले गोल्डन गर्ल्स कहाँ होती हैं? ड्रेसिंग रूम में। सब? हाँ, वो खूब बड़ा ड्रेसिंग रूम है। वहां से अगला पड़ाव बैक स्टेज, जहां से हम कैटवॉक पर पहुंचती हैं और हिंडोलों पर सवार होती हैं। मुझे सोनिया रैना ने बताया है कि 6 की 6 गोल्डन गर्ल्स इकट्ठी ऊपर कैटवॉक पर नहीं पहुंची थी। 2 को कोई बात कहने के लिए पसरीचा ने पीछे रोक लिया था। उन 2 में एक अंतरा थी, दूसरी तुम थी। अंतरा तो मर गई, इसलिए जो सवाल उससे नहीं किया जा सकता वो मैं तुमसे करता हूँ। पसरीचा ने तुम दोनों को क्यों रोका था? सिर्फ अंतरा को रोका था। मैं तो उसके पीछे थी इसलिए रुक गई थी। अंतरा को क्यों रोका था? उसका विग टेढ़ा था। बस इतनी सी बात थी। हाँ, फिर पसरीचा ने ही विग एडजस्ट कर दिया था और अंतरा और मैं आगे पीछे कैटवॉक को जाने वाली सीढ़ियां चढ़ गई थी। गोल्डन गर्ल्स के कैटवॉक पर जाने के वक्त के करीब पसरीचा सीढ़ियों के करीब होता है? नहीं, कभी नहीं। वो तो दाएं विंग में होता है। उसने तो अंतरा का विग टेढ़ा देखा था तो दौड़ कर आया था। आई सी। उस काम को सुपरवाइज करने की रेगुलर ड्यूटी असिस्टेंट स्टेज मैनेजर खुराना की होती है। उसकी अंतरा के विग की तरफ तवज्जो नहीं गई थी, इसलिए पसरीचा को आना पड़ा था। पसरीचा हमेशा दाएं विंग में होता है। कोई खास जरूरत ना आन पड़े तो हमेशा। जैसे कि अंतरा का विग टेढ़ा देखकर आन पड़ी तो उसे दौड़कर बाएं विंग में आना पड़ा, जहाँ की कैटवॉक की सीढ़ियां हैं। हाँ, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। जो जहाँ है वहीं रहता है। मैंने पहले ही बोला कि शो में हर किसी का अपना मुकाम होता है, अपना किरदार होता है। इसी वजह से असिस्टेंट स्टेज मैनेजर हमेशा बाएं विंग में होता है। हाँ, उस वक्त मेहताब राय स्टेज पर था? उस वक्त नहीं था, लेकिन पर्दा उठने से पहले एक बार यूं ही मेरी नज़र बाएं विंग की तरफ उठ गई थी तो मैंने उसे वहां खड़े देखा था। उस वक्त वो वहां खुराना के पीछे खड़ा था। तब हीरो विशाल कपूर कहाँ था? स्टेज पर नहीं था। उसकी स्टेज पर एंट्री उपासना नंदा का पहला सॉन्ग नंबर खत्म होने पर होती है। लेकिन जब हम गोल्डन गर्ल्स ड्रेसिंग रूम से निकली थी तो उस वक्त वो गलियारे में था। क्या कर रहा था? पता नहीं। कहीं से आया था या कहीं जा रहा था? पता नहीं। दीपक सक्सेना? वो स्टेज पर बाएं विंग में था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था। स्टेज पर सिगरेट पीना मना है और खुराना ने उसे झिड़क कर सिगरेट बंद करने को बोला था।
उपासना नंदा दाएं विंग में पसरीचा के पास खड़ी थी। ये सेटअप तो हुआ पर्दा उठने से जरा पहले का। अब बताओ पर्दा उठने के बाद क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है। म्यूजिक शुरू हुआ, रोशनियां झिलमिलाई, स्टेज पर कोरस गर्ल और डांसर्स पहुंचे। कोरस शुरू हुआ, उपासना नंदा का सॉन्ग शुरू हुआ। फिर म्यूजिक की लाउड बीट पर ऊपर से हिंडोले उतरने लगे। फिर अंतरा के साथ वो हुआ जिसका ख्याल भी करके आज भी रूह कांपती है। कोई और बात? उसने इनकार में सिर हिलाया। अगले रोज दोपहर बाद 3 बजे मैं मुंबई में था। मैंने अपने जाने पहचाने होटल सी साइड में चेक इन किया और फिर वहां से सबसे पहले नवीन सेठ के ऑफिस में कॉल लगाई। वो वहां नहीं था। उसके ऑपरेटर ने बताया कि वो पूना गया हुआ था और मुझे उसका एक मोबाइल नंबर दिया। मैंने मोबाइल पर कॉल लगाई। तुरंत उत्तर मिला। कहाँ हो? मैंने पूछा। पूना में। वो बोला। तुम कहाँ हो? तुम्हारे शहर में। एकाएक कैसे पहुंच गए? मिलोगे तो बताऊंगा। काम बना? बना तो सही कुछ काफी कुछ। दैट्स वेरी गुड न्यूज। क्या पता चला? कोहली यहाँ छत्रपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तिलक रोड ब्रांच में उसका अकाउंट है और अकाउंट में गौर से सुनना 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। मेरे मुंह से सीटी निकल गई। उसी बैंक में उसका लार्ज साइज का एक लॉकर भी है। लार्ज साइज का? हाँ, जो स्मॉल साइज लॉकर से 4 गुना और मीडियम साइज लॉकर से 2 गुना बड़ा होता है। क्या करती होगी वो इतने बड़े लॉकर का? क्या होगा उसमें? क्या पता, झांकना मुमकिन नहीं। अकाउंट किसका है? अंतरा श्रेष्ठ का या देविका शुभगांवकर का? देविका शुभगांवकर का। बैंक के रिकॉर्ड में उसका कोई आवासीय पता दर्ज होगा? होना तो चाहिए। मेरे पीडी ब्रदर, प्लीज 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 वो पता निकलवाने की कोशिश कर। अच्छा, और ये भी पता लगा मेरे भाई कि अकाउंट में वो रकमें कैसे कैसे जमा हुई, कब कब जमा हुई, कभी कोई विड्रॉल है या नहीं, और लॉकर कब कब ऑपरेट किए गए, ऑपरेशन की आखिरी तारीखें कौन सी थी। कोहली यार, मैं तेरे शहर में आया हूँ, इसलिए तेरे घर आए मेहमान की तरह हूँ। फेलो पीडी का नहीं तो मेहमान का ही लिहाज करता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरे हमपेशा हो या मेहमान हो, बल्कि इसलिए कि तुमने कहा था कि ये पेड जॉब है। ऐसे ही सही, मुझे मंजिल से मतलब है, रूट से मतलब नहीं है। मुंबई में कहाँ ठहरे हो? मैंने बताया। फोन करूँगा, वो बोला। आज ही? मैंने चेताया। हाँ भाई, आज ही। काम हो या ना हो, क्योंकि कल मैंने लौट जाना है। ठीक है। डायरेक्टरी में देखकर मैंने कुल चंदानी के ऑफिस का नंबर लगाया और उससे बात करने की इच्छा व्यक्त की। आप कौन? एक मधुर स्त्री स्वर में पूछा गया। सुधीर कोहली, दिल्ली से आया हूँ। होल्ड कीजिए। मैं रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। साहब पूछ रहे हैं? पहले वाले स्त्री स्वर ने फिर सवाल किया। आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं बोला। होल्ड कीजिए। मैंने किया। कुछ क्षण बाद मेरे कान में नई, नाक से निकलती सी मर्दानी आवाज़ पड़ी, जिसे कि मैंने अपने नकली नाम वाले क्लाइंट की आवाज़ के तौर पर फौरन पहचाना। मिस्टर कोहली, मुंबई में क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ। कैसे जाना? क्या कैसे जाना? कि मैं कौन हूँ? सर, आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेंबर? आई नीड नॉट टू। तुम्हारे मेरे बीच जो कारोबार था वो मुकम्मल हो चुका है और तुम्हें अपनी फीस मिल चुकी है। मैं फिर भी मिलना चाहता हूँ। नो नो, मैं आपके ऑफिस का पता जानता हूँ, मैं आपके दौलत खाने का पता जानता हूँ। कैसे रोकेंगे? तुम मेरे पास भी नहीं फटक पाओगे। मैं आपके घर पर फोन लगाऊंगा और आपकी बीवी से बात करूंगा। उससे क्या बात करोगे? मैं मैडम को आपकी अंतरा श्रेष्ठ में खास दिलचस्पी की बात बताऊंगा।
इतनी खास दिलचस्पी की बाबत बताऊंगा कि आपने ये जानने के लिए कि वो लड़की देविका सुबगांवकर के नाम से जानी जाती थी या नहीं 35,000 रुपये खर्चे। टाइम जाया करोगे, मेरी बीवी कान तक नहीं देगी। तो फिर मैं दिल्ली पुलिस को ये गुमनाम टिप दूंगा कि आप मकतूला अंतरा श्रेष्ठ के बारे में कोई ऐसी खास जानकारी रखते हैं जो कि कातिल की गिरफ्तारी में मददगार साबित हो सकती है। मैं ऐसी कोई जानकारी नहीं रखता। पुलिस को समझाइएगा। दिल्ली पुलिस मेरे तक पहुंच नहीं बना सकती, मुंबई पुलिस बना सकती है। दिल्ली पुलिस को मुंबई पुलिस को महज एक फोन लगाना होगा, फिर मुंबई पुलिस आपके सिरहाने खड़ी होगी। वो खामोश हो गया। कई क्षण खामोशी रही। हेलो, मैं बोला, आप लाइन पर हैं जनाब? तुम तो बहुत कैरेक्टरलेस आदमी हो। तारीफ का शुक्रिया, मैं बोला, और उससे भी ज्यादा कैरेक्टरलेस पीडी हो। कैरेक्टरलेस एंड अनप्रिंसिपल्ड। तारीफ का फिर से शुक्रिया। अब जो फैसला करना है जल्दी कीजिए क्योंकि मेरा कान दुखने लगा है। कहाँ ठहरे हो? मैंने बताया। वहां मेरा इंतजार करो। वो बोला, ऑफिस बंद होने के बाद आऊंगा। थैंक यू। 6 बजे नवीन सेठ का फोन आया। उस लड़की के अकाउंट के बारे में जो जानकारी मैंने हासिल की है, वो बोला, उसकी बाबत सुन। वो ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है। ज्वाइंट का मतलब समझता है ना? बच्चे ना पढ़ा मेरे पीडी ब्रदर। मैं बोला, ज्वाइंट का मतलब अकाउंट को 2 जने ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ईदर और सर्वाइवर बेसिस पर नहीं, जैसा कि आम होता है। फार्मर और सर्वाइवर बेसिस पर, यानी कि अकाउंट में से पैसा दोनों में से कोई भी नहीं निकाल सकता, जैसा कि पहली किस्म के मोड ऑफ ऑपरेशन में होता है। केवल प्रथम नामित व्यक्ति निकाल सकता है और दूसरा द्वितीय नामित व्यक्ति जब तक उसे सर्वाइवर का दर्जा ना हासिल हो जाए, यानी कि जब तक प्रथम नामित व्यक्ति स्वर्ग न सिधार जाए, वो अकाउंट में मौजूद पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। प्रथम नामित व्यक्ति कौन है? देविका सुबगांवकर। पूछ। और सर्वाइवर कौन है? माया जी सुबगांवकर। सुबगांवकर यानी कि लड़की का कोई सगे वाला? जरूरी नहीं। रिकॉर्ड में क्या दर्ज है? बाप। तो फिर कोहली उम्र दराज बाप के साथ कोई नौजवान बेटी ऐसा भेदभाव करती है कि उसकी जिंदगी में बाप बैंक में जमा उसकी रकम को हाथ न लगा सके? अमूमन तो नहीं करती। जो लड़की ऐसे मिजाज वाली होगी वो बाप को अपना जॉइंट अकाउंट को होल्डर ही क्यों बनाएगी? वही तो मैं बोला, यानी कि ये रिश्ता फर्जी हो सकता है। हाँ, दूसरा शख्स बाप की उम्र का था इसलिए बाप हो गया। हम उम्र होता तो भाई दर्ज होता। ठीक। रिकॉर्ड में उसका पता क्या दर्ज है? आशा कॉलोनी के एक फ्लैट का पता दर्ज है, लेकिन मैंने मालूम किया है वहां सालों से किसी ने वैसी बेटी या वैसे बाप की सूरत नहीं देखी। यानी कि पता फर्जी या गैर इस्तेमाल शुदा, अबंडन्ड। और अकाउंट जब से खुला है उसमें रेगुलर डिपॉजिट्स हैं जो कि हमेशा ड्राफ्ट की सूरत में थे। विड्रॉल्स, निकासी, हर 8-10 महीने बाद एक मोटी रकम निकाल ली जाती रही है। फिर भी अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा है। हाँ, विड्रॉल कैसे होती थी? कैश, सेल्फ का चेक काटकर। निकालने वाला सेल्फ या कोई और? किसी को ध्यान नहीं। लॉकर के ऑपरेशन की क्या पोजीशन है? वो भी 8-10 महीने में एक बार खोला जाता है। जो अकाउंट से पैसा निकालता होगा वो ही लाकर खोलता होगा। कहना मुहाल है तो वो कोऑपरेटिव, लेकिन बड़ा बैंक है जहां लॉकर के महकमे का बैंकिंग सेक्शन से कोई मतलब नहीं। लॉकर ऑपरेशन की भी यही टर्म है, फार्मर और सर्वाइवर। हाँ, फिर तो लड़की ही लाकर खोलने पहुंचती होगी। जाहिर है। ये तो यूं लगता है जैसे कि खाते में से रकम निकाली जाती हो और लॉकर में रख दी जाती हो। जरूरी नहीं। कैश विड्रॉल और लॉकर ऑपरेशन की एक ही फ्रीक्वेंसी इत्तेफाक भी हो सकता है। और कुछ नहीं। अब आगे क्या हुक्म है?
मेरा जवाब भी कुछ नहीं पीडी ब्रदर। शुक्र है तुमने जो आई विल पे बोला था, अब उसकी बाबत कुछ बोलो। तुम बोलो। मेरा बोला मंजूर करोगे? हाँ, इस बार करूँगा। मेरा खर्चा भी बहुत हुआ है, बैंक में बहुत लोगों को नोट झलकाने पड़े रिकॉर्ड से जानकारी निकलवाने के लिए, फिर अपना काम छोड़ के इतनी दूर पूना जाना पड़ा। सब जोड़ के बोल मेरे पीडी ब्रदर। 10। डन। 6 का चेक मैं यहाँ रिसेप्शन पर छोड़ जाऊँगा। कितने का? 7 का। कल कलेक्ट कर लेना। कोहली, यू सन ऑफ बिच। ओरिजिनल, वेरी फर्स्ट। गुड नाइट बूम ब्रदर। गुड नाइट सेकंड बार्न। मम्मी को फर्स्ट बार्न की नमस्ते बोलना। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। 7 बजे के करीब जब मैं उसे फिर फोन लगाने की सोच रहा था, जीवन राम कुलचंदानी ने मेरे होटल के कमरे में कदम रखा। वो मामूली शक्ल सूरत वाला, सांवली रंगत वाला, दरमियाने कद का दुबला पतला आदमी निकला, जो कि कीमती सूट बूट से सुसज्जित था। उसके स्याह काले बालों में वही चमक थी जो जूतों पर थी। लगता था जैसे बाल और जूते एक ही पॉलिश से चमकाए गए हों। वेलकम, मैं मुस्कुराता हुआ बोला। तशरीफ रखिए। उसने बड़े अप्रसन्न भाव से घूर कर मुझे देखा। तो तुम हो सुधीर कोहली? वो बोला। जी हाँ। सूरज से तो इतने कमीने नहीं लगते हो। सूरज से क्या पता लगता है जनाब। तो तुम मानते हो कि कमीने हो? जब आप जैसा रौबदाब वाला आदमी सवाल करे तो झूठ तो नहीं बोला जाता ना। लेकिन जनाब, मैं इससे भी बुरा हो सकता था। मैं शरीफ आदमी हो सकता था। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं केवल मुस्कुराया। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वो गुस्से से बोला। नहीं कर सकता? कैसे कर सकता हूँ? मेरी ना ऐसी कोई मंशा है ना कोशिश है। ये लिफाफेबाजी है। नहीं है। कुछ है तो मदद की गुहार है। कैसी मदद? तशरीफ रखिए, बताता हूँ। वो धम से एक कुर्सी पर बैठा। क्या कहना चाहते हो? वो पूर्ववत भुनभुनाता हुआ बोला। जनाब, आपके शहर को, मैं बोला, इंडिया की क्राइम कैपिटल बताया जाता है, लेकिन लगता है कि अब यह फक्र दिल्ली को हासिल होता जा रहा है। कम टू द पॉइंट। यस सर। वो क्या है कि हालिया हफ्ते में 3 कत्ल हुए हैं दिल्ली शहर में। और भी हुए हों तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो उन 3 से ही ताल्लुक रखता है। इन कत्लों की शुरुआत अंतरा श्रेष्ठ के कत्ल से हुई थी, जिसकी बाबत आप जानने के तमन्नाई थे कि वो देविका शुभगांवकर के नाम से भी जानी जाती थी या नहीं। जनाब, मेरे को अंदाजा है कि कातिल कौन हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसकी आइडेंटिटी को पिन पॉइंट करने का कोई जरिया नहीं है। आप चाहें तो वो जरिया आप मुहैया करा सकते हैं। मैं? वो हड़बड़ाया। मैं करा सकता हूँ? जी हाँ। कैसे? मेरे साथ दिल्ली चलकर। दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आपकी कोई पब्लिसिटी नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसी बातों पर जाया करने के लिए टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। मैं खड़े पैर मुंबई छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन सर, और मुझे नहीं दिखाई देता कि कैसे कैसे अपना जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा उसका किसी कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है। हो सकता है। कोहली, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा सातिर शख्स निकले हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे किसी खून खराबे की वारदात में दखलंदाज नहीं कर सकते। कर सकता हूं। फिर धमकी, चेतावनी, वार्निंग। मैं अपनी कहानी के साथ पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस आपको मटेरियल विटनेस के तौर पर हिरासत में लेकर दिल्ली पहुंचाएगी। मैं कोर्ट में जाऊंगा। उससे पहले मैं प्रेस में जाऊंगा, ताकि आपके कोर्ट का रास्ता पकड़ने से पहले ही सारी कहानी अखबारों में छपी हो। तुम बाज नहीं आओगे? नहीं। पराए शहर में एक रुतबे और रसूख वाले आदमी को धमकाने का अंजाम जानते हो? क्या होगा अंजाम? मेरी लाश समुद्र में तैरती पाई जाएगी। हो सकता है। वेरी गुड।
अपनी न्यूज़पेपर स्टोरी में मैं आपकी ये धमकी भी जोड़ दूंगा। वो सोचने लगा। मैं एक शर्त पर चलने को तैयार हूँ, आखिरकार वो बोला। आपकी हर शर्त सिर माथे, हुक्म कीजिए। मैं सेम डे वापस लौट आऊँगा। मंजूर। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से हम दिल्ली चलेंगे। शाम तक आप वापस मुंबई में होंगे। ठीक है, वो उठता हुआ बोला। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगा। थैंक यू सर। वो रुखसत हो गया। पीछे मैंने इंस्पेक्टर यादव को फ़ोन करके दिल्ली में खास लोगों के खास इस्तकबाल का इंतजाम करना था। तो दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का उपन्यास गोल्डन गर्ल का चौथा एपिसोड यही विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे शीघ्र अतिशीघ्र मुलाकात होगी इसी उपन्यास के क्लाइमैक्स यानी 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।